Hello, all of you. Today, my first lecture, and first of all, I'm introduce about myself. Myself, Dr. Manish Dubey, Zoology mentor. My PhD funded from Indian Council of Medical Research, New Delhi. I'm senior faculty of Zoology, Sarvottam Institute, Kota, and former senior faculty of Zoology, Akas Institute, Delhi, and also GCI Seeker. I'm author of four national and international books and my total 22 research paper published in national and international journals. My total teaching experience more than 12 years in reputed institutes of India and more than 5,000 doctors under my mentorship. I will help you to develop crystal clear concept with notes and best example. That need UZ with India's largest learning platform Unacademy. इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करना होगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन उसमें एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, इसको क्लिक करना होगा। इजीली आप एंटर कर जाएंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस मीन्स आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलने वाले हैं, इस जो आपकी स्टडी को इवेल्युएट करते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 11, 12 या 13 के हिसाब से हर कोर्स को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार इसको सब्सक्राइब करते हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस यानी अपने किसी भी एजुकेटर का आपको लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर वॉच करने को मिलेगा किसी भी डिवाइस पर। अब बताती है सब्सक्रिप्शन की। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो बेस्ट रहेगा आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट रहेगी 27,000। हाँ, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर 10% डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड MD001, MD मीन्स मनीष दुबे 001 आपको याद रहेगा, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने बस वही बात की कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो बहुत बेटर है कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। बट अगर आप 13 के हैं तो अभी 12 मंथ का आपके लिए बेटर है। बट अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो बेटर है आप 24 मंथ का लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अमाउंट ऐड करना है। ओनली 32,400 के अंदर आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। बट यहाँ हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। जैसे मान लो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, 1 मंथ कोर्स ज्वाइन करना है, 3 मंथ करना है, 6 मंथ करना है, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है। 1 मंथ का भी ले सकते हैं आप, 3 मंथ का भी ले सकते हैं और 6 मंथ का भी ले सकते हैं। तो किसी भी सब्सक्रिप्शन में अगर आप MD001 इस कोड को यूज करेंगे जो मेरा कोड है, तो नो डाउट आपको हर सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, इसका नाम है बायोलॉजी स्कोर बूस्टर फाइनल टच नीट 2020। यहाँ हमने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स उठाए हैं, उनको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आपके नीट 2020 के अंदर आपके स्कोर को, बायोलॉजी के स्कोर को बूस्ट करें। तो इस कोर्स में आखिर क्या बात है, इसका वेटेज क्या है। हम टोटल 10 लेक्चर लेने वाले हैं इस कोर्स में, ओनली 10 लेक्चर। इन 10 लेक्चर में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है, पहले पता होना चाहिए। इस 10 लेक्चर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसका वेटेज, अगर आप इसके वेटेज की बात करते हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो 14 to 16 क्वेश्चंस आपको लगभग मिल जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो लगभग 4 से 5 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर टोटल वेटेज की बात करते हैं इन चारों टॉपिक का तो 25 से 30 क्वेश्चन, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 मार्क्स। नो डाउट, कोई बुरा नहीं है। ओनली 10 लेक्चर और यहाँ 100 to 20 मार्क्स, 100% इसका वेटेज काफी ज्यादा है। कम लेक्चर, और कम लेक्चर में इसका क्वेश्चंस का वेटेज है वो 100 to 120 मार्क्स का है।
और इस कोर्स की अगर खास बात करते हैं फीचर्स ऑफ दिस कोर्स, तो यहाँ इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए मैंने बहुत कंसेप्चुअल बात की है। यहाँ हमने एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी डायग्राम को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड करेंगे, जैसे कि अगर डायग्राम पर क्वेश्चन बनता है तो आपसे रॉन्ग ना हो। यहाँ हमने एमसीक्यू बेस्ड क्विक रिवीजन की बात की है ऑफ एनसीईआरटी विद कंसेप्ट। यहाँ टोटल हम एमसीक्यू यानी हमने बहुत सारे बहुत सुपर लेवल के एमसीक्यू इसमें यूज किए हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी को रिवाइज भी कराएंगे, कंसेप्ट के साथ कराएंगे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के हर टॉपिक पे एमसीक्यू उठाए हैं यहाँ पर, और ऐसे एमसीक्यू उठाए हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ हाईली वेटेज टॉपिक, अब हमने जैसे हर कोई भी चैप्टर लिया तो उस चैप्टर का सबसे हाईली वेटेज टॉपिक क्या है उसको हमने समझाया भी है, और उसके क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस किए हैं, और एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड किए हैं, और एनसीईआरटी कंसेप्ट बेस्ड किए हैं। इससे कई फायदे होने वाले हैं। आपका एनसीईआरटी डायग्राम क्विक रिवाइज हो जाएंगे, एनसीईआरटी कंसेप्ट आपके क्विक रिवाइज हो जाएंगे, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उस चैप्टर में टॉपिक का वेटेज कितना है, विद डिस्कशन। हम डिस्कशन साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पर हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम यूज कर रहे हैं विद डिस्कशन, यानी ये कोर्स जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का विद हाईएस्ट वेटेज कोर्स, तो बहुत कम, ओनली 10 लेक्चर, और आपके बहुत बड़े बड़े 4 यूनिट इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो नो डाउट कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसका वेटेज पता होना चाहिए। हम हर टॉपिक का और हर चैप्टर का वेटेज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता होना चाहिए कि इस जो हमने कोर्स डिजाइन किया है इसमें एक्चुअल में इसका वेटेज क्यों है इतना ज्यादा वेटेज, ठीक है। तो ईयर वाइज अगर आप देखते हो, हमने यहाँ एआईपीएमटी और नीट की बात की है, ठीक है, तो ओनली एआईपीएमटी और नीट, तो उसके हिसाब से 2010 में, या ध्यान से देखो 2010 में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 3, 11 में अगेन 3, 12 में आकर के 2 क्वेश्चन रह गए, 13 में 1 आया है, देन 2, 15 में भी 2, 16 में भी 2, 17 में भी 5 क्वेश्चन बहुत आगे, 17 में, 18 में 2 एंड 19 में 2, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, और 2 का तो एक एन एवरेज देखने को मिल ही रहा है। यानी अगर हम इन एवरेजन मान लें तो 2 क्वेश्चन तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आने ही आने हैं। 2 का मतलब 8 मार्क्स ओनली सिंगल चैप्टर, तो वेटेज तो है इसका, नो डाउट, ठीक है। अगर हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर देखते हैं किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो अक्सर कर मैं नॉर्मल क्लास में बोलता रहता हूं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं बताना भी चाहता हूं कि अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड का आप वेटेज देखो, ओनली गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर रहा हूं, तो देखो 2006 में भी क्वेश्चन आया है, 8 में भी आया है, 9 में भी आया है, 13 में भी क्वेश्चन है, 15 में एक नहीं दो क्वेश्चन आए हैं, 16 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस पर, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड नो डाउट बहुत हॉट टॉपिक में काउंट होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ, टीथ पर भी क्वेश्चन आता है, 17 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 19 में नहीं आया, तो 20 में आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए टीथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अगला जो हॉट टॉपिक है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पे भी ध्यान से देखोगे तो 2008 में भी क्वेश्चन है, 9 में भी है, 11 में अगेन रिपीट हुए हैं 2 बार, ठीक है। अगर हम 14 में बात करते हैं तो 14 में भी मिलेंगे आपको, 16 में भी, 17 में फिर 2 क्वेश्चंस आए, 19 में फिर आए, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये 2 हॉट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। टीथ पर इस बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो टीथ भी 2020 के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की अगर हम बात करते हैं तो 2010 में देखने को मिल रहा है, 13 में मिल रहा है, 14 में मिल रहा है, 17 में, हाँ, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन 17 में आया है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट तो है। डिसीज नो डाउट 10 में और 12 में है, तो रिपीट होते हैं, ठीक है, और एग्जाम में रिपीट हुए, एम्स में भी कई बार आए हैं, बट हमने यहाँ ओनली एआईपीएमटी और नीट की बात की है, तो वहाँ
10 और 12 में देखने को मिले, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ टॉपिक है जो हॉट टॉपिक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिनको हम डिस्कस भी करेंगे और इनके एमसीक्यूज विद कंसेप्ट विद एनसीईआरटी डायग्राम। तो नो डाउट ये कोर्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत कम टाइम में, गागर में सागर, समझ रहे हो ना, बहुत कम टाइम में हम सब कुछ इंक्लूड करने वाले हैं विद प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगेन अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन टीथ। तो मैंने बताया कि टीथ से इस बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और टीथ से क्वेश्चन कहां बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पर तो नहीं बनता, बट क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। तो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं थोड़े से, ठीक है, बट इज अ फ्लो डायग्राम, तो कंसेप्चुअल आपको मजा आएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में ओनली 4 टाइप के टीथ होते हैं। नंबर 1 डायफायोडोंट, नंबर 2 थीकोडोंट, नंबर 3 ब्यूनोडोंट एंड नंबर 4 हेटेरोडोंट। तो समझना है, एक एक पर क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करते हैं डाइफायोडोंट, तो डाइफायोडोंट का मतलब होता है 2 सेट ऑफ टीथ, यानी टीथ के 2 सेट होते हैं। हम बचपन में भी जानते हैं कि हमारे दूध के दांत होते हैं, यानी मिल्क टीथ, और एक एडल्ट टीथ होते हैं जिनको परमानेंट टीथ भी बोलते हैं, जो लाइफ में ओनली 1 टाइम आते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मीन्स ओनली सिंगल टाइम आएंगे। तो अगर हम इन 2 सेट ऑफ टीथ की बात करते हैं, इसमें टेम्परेरी यानी मिल्क टीथ होते हैं, इनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। ये रिप्लेसिंग होते हैं, यानी एक बार ब्रेक होंगे देन अगेन फिर से आएंगे, यानी लाइफ में 2 टाइम आते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसिंग टीथ। तो कितने होते हैं बेटा, 20 टीथ होते हैं। तो 20 टीथ वो होते हैं जो लाइफ में 2 टाइम आते हैं, और परमानेंट टीथ 12 टीथ होते हैं। तो 12 टीथ वो टीथ होते हैं जो लाइफ में ओनली सिंगल टाइम आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो ध्यान रखना है, तो दिमाग में बच्चों के रहता है 12 टीथ सर परमानेंट है, बट 20 परमानेंट नहीं है। पर अगर क्वेश्चन आएगा कि एक एडल्ट में, समझना, एडल्ट में टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो एडल्ट में तो 32 परमानेंट टीथ होंगे, क्योंकि 20 रिप्लेस होकर के अगेन जब आएंगे तो वो परमानेंट होंगे, दोबारा नहीं आएंगे। और 12 तो ओनली सिंगल टाइम आते हैं, तो वो भी परमानेंट है। तो टोटल परमानेंट टीथ पूछेगा एडल्ट में तो 32, मैंने सभी क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपको अभी क्लियर करेंगे इसको आगे क्वेश्चन बेस पर। और अगर ऐसे पूछेगा कि रिप्लेसिंग टीथ कितने होते हैं या डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं, या लाइफ में 2 टाइम आने वाले टीथ, आप बोलोगे 20, और ओनली 1 टाइम यानी मोनोफायोडोंट जो परमानेंट होते हैं 1 टाइम आते हैं, वो कितने होते हैं, 12। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, कि डाइफायोडोंट यानी 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। सेकंड नंबर हमने बात की यहाँ पर थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है अगर टीथ सॉकेट में फिक्स है, समझना, क्योंकि हमारे जॉ बोन के अंदर, ठीक है, कैविटीज होते हैं, उनमें टीथ सॉकेट में फिक्स होते हैं। तो ऐसे टीथ जो सॉकेट में फिक्स होते हैं उनको बोलते हैं थीकोडोंट। क्लियर है, तो ह्यूमन टीथ थीकोडोंट होते हैं। ब्यूनोडोंट, हमारे टीथ जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे कस, समझना, या वो सरफेस जहां पर फूड की ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, तो छोटे छोटे कस्प होते हैं जहां फूड की ग्राइंडिंग होती है, वो स्मॉल कस्प होते हैं, सो इट इज कॉल्ड ब्यूनोडोंट, स्मॉल कस्प बियरिंग, ठीक है। अब आते हैं हेटेरो। अब हेटेरो की अगर बात की जाती है, हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब डिफरेंट टाइप में आप जानते हो ह्यूमन में सारे होमोडोंट तो होते नहीं है, हेटेरोडोंट होते हैं, मतलब इंसिसर भी होते हैं, कैनाइन भी होते हैं, प्रीमोलर भी होते हैं और मोलर भी होते हैं। ये वो सिंबल है जिनसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं डेंटल फॉर्मूले में। इंसिसर आप जानते हो कटिंग टीथ होते हैं, कैनाइन टीयरिंग टीथ होते हैं, प्रीमोलर और मोलर ये ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ये हमें बेसिक पता है, बट अब क्वेश्चन बनता है रूट पर, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करते हैं तो उस पर डायरेक्टली डायग्राम को पेस्ट करके ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंसिसर और कैनाइन की बात करता हूं, समझना, इंसिसर और कैनाइन की बात करता हूं, तो नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 1, अपर जॉ हो या लोअर जॉ हो। इंसिसर और कैनाइन जो कि कटिंग और टीयरिंग टीथ है बेटा, उसमें नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, 1, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इंसिसर आगे होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं, कैनाइन शार्प होते हैं, ठीक है। जो ध्यान रखना, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनमें कैनाइन डेवलप नहीं होते, बट जितने भी कार्निवोर्स होते हैं, समझना, उनके कैनाइन बहुत डेवलप होते हैं, क्योंकि टीयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब ग्राइंडिंग टीथ की अगर बात की जाए तो ग्राइंडिंग में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, अपर जॉ में अलग टीथ होंगे, लोअर जॉ में अलग होंगे। ऐसे याद रखना है आपको भाई, अपर यानी अगर रूफ पर किसी को आपको होल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूती ज्यादा देनी होगी। तो अपर
यानी जॉ जो होगा उसमें नंबर ऑफ रूट एक ज्यादा होगी ऑलवेज लोअर टीथ से। तो अगर हम प्रीमोलर की बात करते हैं, जिसको पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रीमोलर में अपर जॉ में तो 2 रूट होंगे, बट लोअर जॉ में एक कम 1। मोलर तो उससे भी बड़े होते हैं, तो अपर में मोलर में कितने रूट होंगे 3, लोअर में कितने होंगे 2। एक बात क्लियर होगी। तो ऐसे याद रखना है आपको कि इंसिसर और कैनाइन में अपर और लोअर जॉ में 1 रूट होगी, जबकि प्रीमोलर और मोलर में ध्यान रखना है रूट में वेरिएशन मिलेगा। प्रीमोलर छोटे होते हैं, मोलर थोड़े और बड़े होते हैं। प्रीमोलर के अंदर क्लियर है आपको, अपर में 2 तो लोअर में 1, और मोलर में अपर में 3 तो लोअर में 2। यहाँ एक्चुअल में डायग्राम एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता भी है, तो एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखो, यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रखा है ये किसका डायग्राम कर रखा है 3 रूट। तो 3 रूट क्या हो गया, ये हो गया मोलर टीथ। यहाँ आपको दिख रहे होंगे 2 रूट, तो अब ये क्या हो गया प्रीमोलर। ये सिंगल रूट यानी इंसिसर और कैनाइन, बहुत अच्छे से समझा रखा है। और इंसिसर कितने होते हैं बेटा, इंसिसर हाफ जॉ में, ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं हाफ जॉ की। तो हाफ जॉ में इंसिसर कितने होते हैं 2, कैनाइन हाफ जॉ में कितने होते हैं 1, प्रीमोलर हाफ जॉ में कितने होते हैं अगेन 2, और मोलर हाफ जॉ में कितने होते हैं 3। जिसमें जो थर्ड मोलर टीथ होता है बेटा, ये ध्यान रखना है, इसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं या अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। समझना ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल है, क्यों, बट एक टाइम था जब ये फंक्शनल था। अगर आप इवोल्यूशन की स्टडी करते हो तो हमारा जॉ पहले बाहर निकला हुआ था। जब बाहर जॉ होता है उसको बोलते हैं प्रोगनेथस। समझना है, प्रो मतलब बाहर निकला हुआ जॉ, प्रोगनेथा। हम सिर्फ खाते थे, ब्रेन का यूज कम करते थे, तो हमारा ब्रेन कम डेवलप था, बट हमारा जॉ ज्यादा डेवलप था, क्योंकि नेथा हमारा, नेथा मतलब जॉ बाहर था, सो इट इज कॉल्ड प्रोगनेथा। तो उस समय ये हमारा थर्ड मोलर फंक्शनल था, हम इसको यूज करते थे। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, इवोल्यूशन होता गया, हमारे ब्रेन का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता गया, तो ब्रेन का साइज तो इंक्रीज होता गया, बट जॉ का साइज डिक्रीज होता गया। साइज यानी हमारा जो प्रोगनेथस जॉ था वो हो गया ऑर्थोगनेथस। समझना मेरी बात, नेथा मतलब जॉ अंदर चला गया, चिन बाहर आ गई, और जो थर्ड मोलर था वो हमारा यूज होना उसका बंद हो गया, तो हमारे लिए क्या बन गया वो वेस्टिजियल, जिसको हम अक्कलदाढ़ या विजडम टीथ भी बोलते हैं। और अक्सर का इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये 18 या 18 ईयर के बाद ही आता है। तो पहले के टाइम पर हम इसके हिसाब से अंदाज लगाते थे, अगर ये है मींस आप 18 के हो गए, और ये नहीं है मींस आप अभी 18 के नहीं हुए। बट ये कंसेप्ट बहुत सही नहीं है, ये अर्ली भी आ सकता है और डिले भी हो सकता है, ठीक है, बट ये कंसेप्ट है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बेस पर हमने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। अब समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हर कंसेप्ट को रिवाइज करा देंगे और हर पॉइंट को दिमाग में एकदम घुमा देंगे, क्योंकि इस समय आपको सब कुछ याद है, बट हम क्या करना है चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एकदम क्या जाए, हर चीज होमोजेनाइज हो जाए। तो समझना, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन टीथ। अब इनकरेक्ट, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पहले अंडरलाइन करना पड़ेगा कि क्या पूछा है उसने, तो आप इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। अब देखो, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ, अभी मैं बता के चुका हूं। अगर एडल्ट ह्यूमन में पूछेगा, ठीक है, तो कितने परमानेंट टीथ होते हैं 32, तो ये कैसा हो गया, राइट हो गया। बट नीचे दे रखा है एन एडल्ट ह्यूमन हैज 12 परमानेंट टीथ, तो एडल्ट में 12 नहीं होते, पर 12 भी परमानेंट होते हैं, पर एडल्ट में टोटल 32 परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यही कंफ्यूजन होता था, ठीक है, क्योंकि परमानेंट के नाम पर हमें ध्यान रहता है कि 12 परमानेंट है, 20 रिप्लेसिंग है, वो परमानेंट नहीं है। पर एडल्ट लगा हुआ है तो 32 परमानेंट बोलोगे, और एडल्ट में एडल्ट नहीं है तो आप बोल सकते हो कि परमानेंट का मतलब यहाँ टर्म यूज किया गया है जो ओनली सिंगल टाइम आते हैं, और रिप्लेसिंग जो 2 टाइम आते हैं, रिप्लेस होते हैं। बट एडल्ट आ गया तो एडल्ट में परमानेंट 32, क्योंकि वो भी रिप्लेस हो चुके हैं, रिप्लेसिंग टीथ रिप्लेस होकर के वो भी परमानेंट हो जाएंगे, तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपको पता है थर्ड पॉइंट कि द हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है जो किस, इसको क्या बोलते हैं, एनामल। एनामल इज अ हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हाइड्रोक्सी एपेटाइट रिक्वायर्ड होता है, और हमारे टीथ में हाइड्रोक्सी एपेटाइट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, बोन में भी होता है बट कम होता है, ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनामल, ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, करेक्ट है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ईच ह्यूमन टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट, अभी बताया था मैंने,
of jaw bone and this types of attachment is called thecodont। मैंने बताया था कि हमारे टीथ कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, जो किसमें एम्बेडेड होते हैं, सॉकेट में। तो ऐसे टीथ जो सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं उनको थीकोडोंट बोलते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हो गए, समझते जाना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफायोडोंट, बिल्कुल ऐसे भी पूछ सकता है मोनोफायोडोंट टीथ। मोनोफायोडोंट ओनली सिंगल टाइम, एक बार आते हैं। तो मैंने बताया था 12 टीथ होते हैं जो मोनोफायोडोंट होते हैं, ठीक है, जो ओनली वन टाइम आते हैं, रिप्लेसिंग टीथ नहीं होते हैं। अब बात आती है इन ह्यूमन प्राइमरी, समझना, प्राइमरी डेंटिशन इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। तो प्राइमरी और परमानेंट में किस चीज का डिफरेंस है, समझना, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डेंटिशन, तो हाफ जॉ में भाई 20 टीथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो 20 टीथ में इंसिसर होते हैं, 2 इंसिसर होते हैं, कैनाइन होता है बेटा, प्रीमोलर होते हैं, कितने होते हैं, सॉरी अभी टोटल लिखा देता हूं मैं, पहले टोटल बताता हूं, ठीक है। टोटल 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 कितने होते हैं बेटा, मोलर टीथ होते हैं। ये एडल्ट का हो गया। अब समझना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और दूसरा परमानेंट। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं बेटा, 20, और परमानेंट में नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, परमानेंट की बात कर रहा है यानी आगे जाकर के कितने हो गए, वो 32, ठीक है। अब समझना, तो वो पूछ रहा है कि प्राइमरी और परमानेंट में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है, किस चीज में। तो प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी के हाफ जो में इंसिसर होंगे बेटा, कैनाइन होगा, पर प्रीमोलर यहां नहीं होंगे, ध्यान रखना है आपको, ये प्रीमोलर टीथ इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, क्लियर है। अगर हम मोलर की बात करते हैं तो मोलर 2 तो होते हैं पर तीसरा मोलर नहीं होता, बट मोलर होते हैं, यानी प्री मोलर यहाँ पर एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस किस चीज का आया यहाँ पर, प्री मोलर का आया, क्लियर है बिल्कुल। अगर हम परमानेंट, जो एडल्ट में परमानेंट टीथ होते हैं 32 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखो तो 32 टीथ है, तो अंतर किस चीज का आ रहा है, डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, यहाँ प्री मोलर का आ रहा है, और बाद बाकी का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस आएगा प्रीमोलर का, यानी ये प्रीमोलर, समझना, प्राइमरी जो प्राइमरी डेंटिशियन है उसमें नहीं होंगे, परमानेंट में होंगे, ठीक है। यही डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप कैनाइन दोनों में होंगे बेटा, ठीक है। प्रीमोलर ध्यान रखना है आपको, प्राइमरी में नहीं होगा, परमानेंट में होगा, मोलर दोनों में होंगे और इंसिसर भी दोनों में होंगे। तो डिफरेंस किस चीज का है यहाँ पर, प्रीमोलर का। तो आपको ध्यान रखना है प्रीमोलर का। नेक्स्ट, what is the total number of teeth that are found in both the dental formula of human। अब समझना, वो पूछना चाह रहा है कि कितने टीथ होते हैं जो दोनों डेंटल फॉर्मूले में होते हैं, दोनों का मतलब प्राइमरी में भी होते हैं और परमानेंट में भी होते हैं, ठीक है। तो कितने टीथ होते हैं, 20, क्योंकि 12 टीथ तो एक बार आते हैं पर 20 टीथ 2 बार, यानी प्राइमरी में भी 20 टीथ होंगे और परमानेंट में भी 20 टीथ होंगे। तो 20 टीथ आप बोलोगे दोनों में मिलेंगे, 12 टीथ ओनली सिंगल में मिलेंगे, ठीक है, यानी परमानेंट में मिलेंगे, प्राइमरी में वो नहीं होते। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड टीथ हैविंग 2 रूट। अब 2 रूट कहाँ कहाँ थे, ध्यान से समझना भाई, जो भी डिफरेंस था, ठीक है, वो किसका था, प्रीमोलर और मोलर का, अभी मैंने बताया था। तो अगर हम प्रीमोलर की बात करते हैं तो प्रीमोलर, कौन सा प्रीमोलर, अपर प्रीमोलर या लोअर, अपर। तो अपर प्रीमोलर के अंदर, समझना, अपर प्रीमोलर के अंदर कितने रूट होंगे, 2, क्लियर है बिल्कुल। लोअर प्रीमोलर में कितने होंगे, 1। अगर मोलर की बात करते हैं तो अपर मोलर में कितने टीथ होंगे, ठीक है, 3, अपर मोलर में कितने होंगे, 3, बट लोअर मोलर में कितने होंगे, समझना, लोअर मोलर में कितने होंगे, एक कम, 2। तो अब पूछ रहे हैं 2 रूट, करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि 2 रूट के लिए 2 रूट किस किस के अंदर होंगे, अपर प्रीमोलर में 2 रूट होंगे और लोअर मोलर में 2 रूट होंगे। तो बस ये आपको क्लियर है। तो अपर इंसिसर एंड लोअर कैनाइन, अपर प्रीमोलर एंड लोअर मोलर, यस, अपर प्रीमोलर एंड लोअर मोलर, इसमें 2 रूट होंगे। अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ लेयर ऑफ गट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हम अपनी गट की बात करते हैं, गट के ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें कुछ लेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस में इनर टू आउटर पूछता है या आउटर टू इनर, तो इन टू आउट पूछेगा या आउट टू इन, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आउट टू इन पूछेगा तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, इन टू आउट पूछेगा तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे इन की बात करते हैं, सबसे इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है बेटा, म्यूकोसा। अगर हम म्यूकोसा की बात करते हैं, सबसे इनर लेयर है म्यूकोसा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम बात करते हैं, जो म्यूकोसा होती है वो म्यूकस से इंटरनली लाइंड होती है, ठीक है, क्योंकि म्यूकोसा के जो फोल्ड होते हैं उसमें ढेर सारे म्यूकस रिलीजिंग सेल होते हैं, इनको गोबलेट सेल बोलते हैं। तो म्यूकस से इंटरनली लाइंड लेयर होती है म्यूकोसा, जिसके फर्दर 3 लेयर होते हैं, ठीक है। एक तो भाई सबसे अंदर क्या होगी, एपिथेलियम, जिसके फोल्डिंग्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे क्या होंगे, लैमिना प्रोप्रिया, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और उसके पीछे क्या होगा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, यानी ऐसी म्यूकोसा जिसमें स्मूथ मसल्स हैं। तो एक्चुअल में म्यूकोसा में भी 3 लेयर देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इनर लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी इसके अंदर, सबसे इनर साइड में अगर देखोगे तो आप बोलोगे एपिथेलियल टिश्यू। फिर क्या देखने को मिलेंगे इसके बाद, एपिथेलियल टिश्यू के बाद और पीछे चलोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर और क्या देखने को मिलेगा इसके पीछे और चलोगे, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, लैमिना। तो जो एपिथेलियल टिश्यू हो गए उसके पीछे लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है, जो एक तरीके से लूज कनेक्टिव टिश्यू है। उसके पीछे चलोगे तो आपको मिलेगी स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा की मस्कुलरिस, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं म्यूकोसा की बात करता हूं तो म्यूकोसा की सबसे इनर लेयर है, 3 इसकी लेयर्स होते हैं। इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको लिम्फ वेसल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट इसके अंदर आपको नर्व देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा टोटली लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे बेटा, ठीक है, लिम्फ वेसल्स भी होंगे, पर यहां पर नर्व भी होंगे, नर्व्स भी प्रेजेंट हैं, यानी ये वो लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व तीनों देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन की, समझना मेरी बात, सब म्यूकोसा की अगर मैं बात करूं तो सब म्यूकोसा में यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरॉन के कुछ पैचेस होते हैं, ठीक है, इनको मिशनर प्लक्सेस बोलते हैं, जो स्पेशली म्यूकोसा के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है बिल्कुल। तो सब म्यूकोसा स्पेशली किससे मिलकर बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, पर यहाँ पर खास बात क्या है, नर्व्स प्रेजेंट होंगे जो कि म्यूकोसा में नहीं होते। बात बाकी का म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों सेम होते हैं, क्योंकि म्यूकोसा में भी लिम्फाइड टिश्यू होते हैं और सब म्यूकोसा में भी लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लिम्फाइड टिश्यू, जो बड़े लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, इनको आप पेयर्स एंड पैचेस बोलते हो, ठीक है, वो अंदर तक, ठीक है, यानी सब म्यूकोसा तक, ठीक है, एक्सटेंड होते हैं। अब बताती है थर्ड लेयर, थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, इसमें 2 टाइप के स्मूथ मसल देखने को मिल रहे हैं। इनर साइड तो आपको देखने को मिल रहे हैं सर्कुलर देखने में, ठीक है, आपको डॉटेड दिख रहे हैं, और आउटर साइड देखने को मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल को हम सर्कुलर बना रखा है, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, कोई लॉन्गिट्यूडनल चीज है, अगर आप उसको ट्रांसफर सेक्शन करोगे तो आगे से सर्कुलर होगी, तो जो सर्कुलर है वो एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, और जो नीचे दे रखे हैं वो कैसे हैं, ठीक है, सर्कुलर। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये टोटली कैसे होते हैं बेटा, टोटली स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं। और क्वेश्चन क्या आएगा, समझना मेरी बात, कि हमारी जो मोस्टली जीआईटी होती है वो इन्हीं स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल। पर इन केस ऑफ स्टमक, क्योंकि स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत होते हैं, तो वहां पर एक एडिशनल एक्स्ट्रा थर्ड लेयर और होती है, ऑब्लिकली अरेंज होते हैं। तो अगर हम स्टमक की बात करते हैं, इन केस ऑफ स्टमक, तो स्टमक के केस में समझना मेरी बात, आउटर लेयर कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल, फिर उसके नीचे कैसे होंगे, सर्कुलर, और उसके भी सबसे नीचे कैसे होंगे, ऑब्लिक, तिरछे। ये ऑल आर स्मूथ मसल, समझना मेरी बात। तो आउटर, ये मिडिल वाले हो गए, और सबसे नीचे इनर जो हो गए वो कौन से हो गए, ऑब्लिक मसल। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ स्टमक सबसे नीचे, यानी इसके भी नीचे, सर्कुलर के भी नीचे, स्टमक के केस में क्या देखने को मिलते हैं आपको, ऑब्लिक मसल्स देखने को मिलते हैं। तो स्टमक के केस में 2
लेयर ना होकर के एक एडिशनल थर्ड लेयर होती है बिलो सर्कुलर मसल्स। ये नीट में अनलाइक क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन भी है और क्वेश्चन आता भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इन केस ऑफ स्टमक क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के अलावा एक थर्ड लेयर और है, ऑब्लिक मसल्स बिलो सर्कुलर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए स्टमक के केस में? 3। एनी डाउट बेटा? तो ये ध्यान रखना है। और हम फाइनली बात करते हैं सीरोसा। अगर हम सिरोसा की बात करते हैं तो सिरोसा में भाई दो चीजें होती हैं, जिसमें दो लेयर होती हैं। ठीक है, एक आउटर और एक इनर। आउटर लेयर क्या है? आउटर लेयर आप जानते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। और इनर लेयर क्या है? इनर लेयर ये एक्चुअल में मीजोथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? मीजोथेलियम। तो यहाँ पर मीजोथेलियम देखने को मिलती है जो सबके जिसके अराउंड, ठीक है, क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इन दोनों के मिलने से सिरोसा बनती है। सिरोसा आउटर लेयर है। पर एक कंसेप्चुअल बात मैं बताता हूं आपको कि एक्चुअल में जो मीजोथेलियम है, सिरोसा है, वो डायफ्राम के नीचे देखने को मिलती है, डायफ्राम के ऊपर नहीं। जब गट तो हमारी ऊपर से चालू हो जाती है, तो ईसोफेगस का जो अपर डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट है वहां सिरोसा नहीं होती, और ऊपर वाले पार्ट में सिरोसा नहीं होती। उसकी जगह यहाँ होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू है। और डायफ्राम से नीचे अगर हम बात करते हैं तो वहां सिरोसा होती है, क्योंकि सिरोसा एक तरीके से क्या है? मीजोथेलियम है। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो विसरल लेयर है, जो हमारी पूरी विसरल कैविटी में इंटरनली लाइंड है, हमारी गट के अराउंड लाइंड है, और हमारे जो बॉडी के विसरल ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर भी देखने को मिलती है। तो ये वो लेयर है जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसको हम मीजोथेलियम बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आता भी है मीजोथेलियम के ऊपर। गट के अराउंड होती है जो लूज, उसके अराउंड भी क्या होंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। यानी दोनों के मिलने से जो बनती है वो सिरोसा। सिरोसा अकेली मीजोथेलियम नहीं है, मीजोथेलियम विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ कंफ्यूजन रहता है, तो क्लियर हो गया। आउटर टू इनर पूछेगा तो सिरोसा, ठीक है, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा देन म्यूकोसा, और इनर टू आउटर पूछेगा तो आप अपोजिट कर दोगे। तो ये बात ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बनता है तो जो वेरिएशन आता है वो स्टमक के केस में देखने को मिल रहा है। किस लेयर में देखने को मिल रहा है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। भाई ये ध्यान रखना है आपको। एक पॉइंट मैंने बताया था कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं म्यूकोसा, तो म्यूकोसा के अंदर मैंने बताया बेटा कि म्यूकोसा में नर्व नहीं होते, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं। बट सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के साथ साथ न्यूरॉन के पैचेस भी होते हैं, जिनको मिसनर प्लक्सिस बोलते हैं। तो न्यूरॉन के पैचेस पूरी गट में दो जगह होते हैं बेटा, एक तो मिसनर प्लक्सिस, और लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में भी न्यूरॉन के पैचेस होते हैं, जो हमारी गट की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। इनको और बैक या माइंट्रिक प्लक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही प्लक्सिस हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से अटैच होते हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली हमारी गट को कंट्रोल करते हैं। यानी जब भी कोई इमरजेंसी केस आएगा तो सिंपैथेटिक, और नॉर्मल केस आएगा तो पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारे गट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट ऑफ लेयर ऑफ गट। ठीक है, टोटल 4 लेयर हो गए, आउटर टू इनर और इनर टू आउटर। इसके बेस पे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन डिजाइन किया है, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट विद लेबल स्ट्रक्चर, जहां ए बी सी डी 4 लेबलिंग की गई है। ठीक है, अब क्या आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन देखना है, कंफ्यूजन ध्यान, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले अंडरलाइन करो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। लास्ट में एक्सेप्ट भी देते हैं, एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ करके बाद में सब पूछ रहा है, तो इन चीजों को अंडरलाइन करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जैसे नंबर 1 ए। अब ए पर फोकस करो, ए क्या है? यहाँ ए क्या दे रखा है? तो ए आपको जो देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। तो अब देखो ए से रिलेटेड क्या दिखा रहे हैं? फॉर्म्ड बाय स्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स। गलत, ये तो क्या हो गया? स्केलेटल मसल्स हो गए। तो स्केलेटल मसल्स तो नहीं है, ये कैसे है? स्मूथ मसल्स, तो यही गलत हो गया। अब आगे देखो बी। बी में क्या दिखा रखा है? बी बिल्कुल ये है, बी आउटर है सबसे, यानी सिरोसा की बात कर रहा है। ठीक है, और सिरोसा मैंने बताया था कितनी लेयर के मिलने से बनती है? 2। सिरोसा में भी आउटर तो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और इनसाइड होते हैं एपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसको बोलते हैं मीजोथेलियम। अब देखो बी ऑप्शन, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम राइट विद नो कनेक्टिव टिश्यू। यही गलत हो गया, जबकि कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ गलत हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ सी। सी ध्यान से देखो, सी में क्या दिखा रखा है इन्होंने? यहाँ पर सब म्यूकोसा की बात कर रहे हैं। अब सब म्यूकोसा से रिलेटेड बात ले रहे हैं क्या ये? तो सी फॉर्म
ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ। बिल्कुल सही, अभी हमने बात की थी कि वही लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यहाँ पर, ठीक है, नर्व भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्लड भी होते हैं और लिम्फ भी होते हैं, यानी नर्व, ब्लड और लिम्फ तीनों के मिलने से इनका फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा थर्ड वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बताते हैं डी। भाई डी फिर भी देख लो एक बार। डी डी की किसकी बात कर रहा है, डी का मतलब हो गया म्यूकोसा की बात कर रहा है। डी फॉर्म्स ग्लैंड, क्रप्स, विलाय एंड ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। अब ध्यान रखना, मस्कुलर लेयर तो होती है, देखो यहाँ पर ग्लैंड्स भी होते हैं, क्रप्ट भी देखने को मिलेंगे। क्रप्ट का मतलब होता है क्रप्ट ऑफ लिवर, दरारें, ग्रूव्स, समझना मेरी बात। विलाई भी देखने को मिलेंगे, पर ऑब्लिक मस्कुलर लेयर नहीं होती यहाँ पर। ऑब्लिक मस्कुलर लेयर ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ स्टमक, तो ये गलत हो गया। तो ओनली सिंगल आपको करेक्ट है, वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब सेकंड कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्वेश्चन मैंने बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम अब तक देखते आए जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, सिंगल ईयर में 2 बार रिपीट भी हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है। तो आप समझना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की म्यूकोसा में मिलने वाले फोल्ड्स हैं। ध्यान रखना, देखने में विलाई जैसे होते हैं पर स्टमक में विलाई नहीं होते। विलाई ओनली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फोल्ड्स होते हैं, उनको गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं। इन फोल्ड में ही डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इनके इन फोल्ड्स की जो नेक होगी, ये जो आपको दिख रहा है ना फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसकी जो नेक पर आपको जो देखने को मिल रहा है, नेक पर सेल जो देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। एक्चुअल में म्यूकस को रिलीज करने वाले सेल हैं लाइक अ गोबलेट सेल, बट नेक पर मिलते हैं, सो इट इज कॉल्ड म्यूकस नेक सेल। क्लियर है, जो क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। और म्यूकस का वर्क क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी गैस्ट्रिक लेयर्स को या हमारी गट की लेयर को। किससे प्रोटेक्ट करता है, दो चीजों से। स्टमक के केस में ये HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और अदर केस में ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों, क्योंकि बेटा हम अगर हम किसी मसल्स के पीस को इनटेक करते हैं, हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्या हमारे बॉडी के अपने मसल्स डाइजेस्ट होते हैं, नहीं होते। क्यों, क्योंकि म्यूकस की ये लेयर, समझना, इन HCl और एक्टिवेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम से हमको प्रोटेक्ट करती है। तो म्यूकस की लेयर का मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन। अब बच्चे पूछते हैं सर ये जो एंजाइम्स हैं ये तो बनते तो सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर बनते हैं तो सेल को डाइजेस्ट कर देना चाहिए इनको। तब ध्यान रखना है कि एंजाइम सेल के अंदर जो बनते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, इसको बोलते हैं हम जाइमोजन। तो ऑल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जाइमोजन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, जो ल्यूमिन में आकर के एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव कौन करेगा, एक्टिव करेगा यहाँ पर HCl। इन HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं। तो कई बच्चे पूछते हैं सर HCl की pH तो यहाँ पर 1.8 के आसपास होती है, यानी इतना कम pH होता है कि आप बोन भी डाल दोगे तो वो भी गल जाएगा। पर HCl को बनाने वाले जो सेल होते हैं वो तो डाइजेस्ट नहीं होते। बिल्कुल राइट, क्योंकि HCl की फॉर्म में नहीं बनता। HCl बनता कैसे है, अब मैं समझा रहा हूँ इस चीज को भी। तो एक तो क्लियर हो गया बेटा, म्यूकस नेक सेल जो नेक पर मिलते हैं, सो इट इज कॉल्ड म्यूकस नेक सेल, ठीक है। म्यूकस रिलीज करते हैं, और म्यूकस का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, म्यूकस का मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 2, आपको जो दिख रहे हैं ये वाले सेल, इनको बोलते हैं पैराइटल सेल, या हम इनको ऑक्जेंटिक सेल भी बोल सकते हैं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। ध्यान रखना, ये क्या रिलीज करते हैं, दो चीजें, एक HCl रिलीज करते हैं और एक कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर। एक साइंटिस्ट थे कैस्टले, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर कैस्टल इंटरेंसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर से निकलता है। जो करता क्या है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो ये ह्यूमन है, ठीक है, एयर भी बना देते हैं कुछ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन है। इस ह्यूमन को अगर हम विटामिन B12 इनटेक कराते हैं इसकी गट के अंदर, तो क्या विटामिन B12 तो अंदर इनटेक करा देंगे, क्या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं। स्टमक की यही पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करते हैं यही कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर। जब ये रिलीज होता है तो इन विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी इंटरेंसिक फैक्टर अगर नहीं है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो पैराइटल सेल रिलीज करते हैं कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एकदम क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा,
अच्छा एक चीज आ गई यहाँ पर HCl। अब HCl वाला कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर हम HCl की बात करते हैं तो मैंने बोला था HCl कभी भी HCl की फॉर्म में नहीं बनता। तो HCl कैसे बनता है आप समझने की कोशिश करना। अगर हम HCl की बात करते हैं तो हमने एक यहाँ पर हमने एक पैरेटल सेल को बाहर निकाल लिया है, समझना एक पैरेटल सेल को हम बाहर निकालते हैं, ये अब यहाँ हमने पैरेटल सेल के बारे में बताया है कि ये सेल है, इसके अराउंड क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इस सेल के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कहाँ पढ़ा था, आरबीसी में। स्मॉल अमाउंट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है, आगे भी पढ़ाएंगे तो पढ़ा भी आपने। तो ये एक्चुअल में करता क्या है, H2O और CO2 से बनाता है H2CO3 और यही एंजाइम इसको तोड़ देता है बाइकार्बोनेटाइन और एचाइन के अंदर। समझना बाइकार्बोनेटाइन यहाँ से एक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इन प्रोटीन के थ्रू बाहर जाते हैं और उसके बदले में समझना क्लोराइड आयंस के अंदर चले जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो जब बाइकार्बोनेट बाहर जाएंगे, एंटीपोटल प्रोटीन है, एक को बाहर भेजेगी एक को अंदर, ठीक है, तो क्लोराइड आयन अंदर आ जाएंगे। अब ये क्लोराइड आयन समझना, इन सेल में चैनल्स होते हैं, क्लोराइड चैनल, ये क्लोराइड आयन यहाँ क्लोराइड चैनल से कहाँ जाते हैं, ये इस ल्यूमेन में आ जाते हैं, क्लोराइड आयन आ गए। और यहाँ लगा होता है प्रोटॉन पंप, समझना मेरी बात। तो प्रोटॉन पंप क्या यूज करने वाला है, ATP, क्योंकि पंप लिख दिया, पंप आ गया तो ATP यूज करेगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है बेटा, प्रोटॉन है, ये इस पंप के थ्रू कहाँ आते हैं, ये बाहर आ गए, ल्यूमेन में आ गए। तो ल्यूमेन में एक्चुअल में एचाइन और क्लोराइड आयन रिलीज होते हैं। सेल कभी भी HCl नहीं बनाती। ये जो पैरेटल सेल है वो क्लोराइड आयन और एचाइन को रिलीज करते हैं, जिनके मिलने से ल्यूमेन में HCl का फॉर्मेशन होता है। फिर HCl से कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी को, क्योंकि म्यूकस की लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जब प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में आते हैं तब पोटेशियम आयन वापस अंदर चले जाते हैं, जो डिफ्यूज होकर के वापस ल्यूमेन में आते हैं। ये एक तरीके से सपोर्ट करते हैं इनको रिलीज करने में। यहाँ पे ATP का यूज होता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अक्सर कर देखा होगा लोग एंटा एसिड इनटेक करते हैं, एम्स में आई हुई क्वेश्चन है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो यहाँ अच्छे आ सकते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा एंटा एसिड खाता है, ऐसे एंटा एसिड जो हमारे प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, यानी एक तरीके से जब कंटिन्यू लेता है तो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाता है परमानेंटली। अगर हमारा प्रोटॉन पंप परमानेंटली इनहिबिट हो गया तो एचाइन रिलीज होंगे ल्यूमेन में, नहीं होंगे। जब एचाइन रिलीज नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, HCl की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और HCl की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक टर्म एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया यानी एब्सेंस ऑफ HCl। और जब HCl नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, जिस पर हर साल क्वेश्चन आ रहा है नीट में भी, वो मैं भी आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि जो पैरेटल सेल होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो HCl रिलीज करते हैं, ठीक है। HCl किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं, एचाइन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में। और कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, जो विटामिन B12, जिसको हम एक्सटेरेंसिक फैक्टर बोल सकते हैं क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एक्सटेरेंसिक फैक्टर। और कैस्टल अंदर बन रहा है इसलिए इट इज कॉल्ड इंटरेंसिक फैक्टर। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट सेल आते हैं बेटा चीफ सेल। भाई चीफ क्यों बोला, क्योंकि मैक्सिमम इन नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड जाइमोजन सेल, मैंने बताया था, क्योंकि ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। बट इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में बनाएंगे तो सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे। और इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम जाइमोजन। सो इट इज आल्सो कॉल्ड जाइमोजन सेल। और नीचे बेस पर बिल्कुल ध्यान रखना, पोजीशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेस पर लगे होते हैं जी सेल, ठीक है, जो एक गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि 4 टाइप के सेल ध्यान रखते हैं। म्यूकस सेल नेक पर होते हैं, पैरेटल सेल लेटरल साइड में होते हैं, पैरेटल साइड में होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल, जो HCl और कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। HCl का कंसेप्ट आपको क्लियर है। चीफ सेल मैक्सिमम इन नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड जाइमोजन सेल, क्योंकि इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम जाइमोजन को रिलीज करते हैं। जी सेल, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, एंडोक्राइन सेल की तरह काम करते हैं, क्योंकि हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब मैं ऑक्जेंटिक और पैरेटल की बात करते हैं तो मैंने अभी भी बताया कि ये HCl रिलीज करते हैं और कैस्टल इंटरेंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, समझ गए होंगे। अगर मैं रोल ऑफ HCl की बात करता हूं, इनका क्वेश्चन आता है, तो HCl का रोल क्या है, मैंने बताया पहला रोल क्या है, मेक्स द स्टमक pH एसिडिक। अगर HCl नहीं है तो एसिडिक pH कैसे पॉसिबल है, गट में यही तो जगह होती है जहां pH कैसी होती है, एसिडिक। सेकंड क्या है, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन। मैंने बताया था जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं, जिनको हम जाइमोजन बोलते हैं, उनको एक्टिव भी कौन करता है, यही करता है। अगर HCl नहीं होगा तो आपके जाइमोजन एक्टिवेट नहीं होंगे, HCl नहीं होगा तो स्टमक की pH
एसिडिक नहीं होगी। और ये HCl और क्या काम करता है, ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने का भी काम करता है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, हम जो आयरन खाते हैं वो फेरिक फॉर्म में खाते हैं, Fe3 पॉजिटिव। बट हमारी स्टमक से या हमारी गट से जो एब्जॉर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है, फेरस, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव। और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए भी Fe2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है। तो Fe को Fe2 में कन्वर्ट करना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए HCl, यानी HCl अगर है तभी Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, जिसका मेन रोल है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा। मींस अगर HCl नहीं है तो क्या क्या दिक्कत होने वाली है, आपकी स्टमक की जो पीएच एसिडिक है वो मेंटेन ही रहेगी, आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, यानी प्रोटीन के डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ने वाला है, पैथोजन किल नहीं होंगे, मींस आपको गट के इन्फेक्शन होने वाले हैं। अगला, आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि Fe3 Fe2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और आयरन डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, इसको एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो मैंने बताया कि अगर HCl किसी भी तरीके से नहीं निकल रहा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया, यानी क्लोरहाइड्रिया, ए मतलब एब्सेंट ऑफ HCl। तो अगर HCl नहीं होगा तो मैंने अभी क्या बताया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल, विदाउट हीमोग्लोबिन, खाली आरबीसी। तो अब आरबीसी का जब साइज स्मॉल हो जाएगा तो स्मॉल साइज के आरबीसी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रेवल करेंगे तो मैक्रोफेज तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्रोफेज तो एक नॉर्मल शेप के आरबीसी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उनको एबनॉर्मल समझ के मैक्रोफेज क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और धीमे धीमे आरबीसी का काउंट क्या होना चालू हो जाएगा, कम। इसी को तो बोलते हैं एनीमिया, आरबीसी काउंट कम हो जाना, ठीक है। तो ये एनीमिया जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, आखिर आरबीसी को ब्रेक क्यों किया जा रहा है, कारण क्या है। आप बोलोगे आरबीसी को ब्रेक करने का मेन कारण है उनका स्मॉल साइज, सो इट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया, ध्यान रखना है। तो इट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम है, इसका साइज स्मॉल हो रहा है तो मैक्रोफेज उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो एक बात क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया और HCl की डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड हम केस बात करते हैं, या तो आप ऐसे भी पूछ सकता है कि विटामिन B12 का रोल क्या है, और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या है, आपको क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 तो समझना, तो बेटा जो विटामिन B12 है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, यानी अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा। और आप जानते हो जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसका साइज कैसा होता है, लार्ज, इसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 क्या करती है, इसको मैच्योर करती है, तब जब मैच्योर आरबीसी हो जाती है तो साइज कैसा हो जाता है इसका, स्मॉल, यानी स्मॉल का मतलब है पहले से स्मॉल हो जाएगा बट इट इज नॉर्मल साइज, ठीक है। सपोज मान लो कि विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब हो रही, मींस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई, या पैराइटल सेल डैमेज हो गए जिसकी वजह से कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो क्या होगा, यानी डेफिशिएंसी ऑफ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर या विटामिन B12 जो समझाने की कोशिश की है, यानी अगर ये डेफिशिएंसी हो जाएगी कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर या विटामिन B12 की तो क्या होने वाला है, मैच्योरेशन नहीं होगा, क्योंकि विटामिन B12 का काम क्या है, मेनली मैच्योरेशन। और जब मैच्योरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इमेच्योर आरबीसी ट्रेवल करेंगे ब्लड के अंदर। और भी मैंने बताया कि इमेच्योर आरबीसी का साइज कैसा था, लार्ज। तो लार्ज साइज के आरबीसी जब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रेवल करेंगे तो क्या कर दिए जाएंगे, अगेन डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे बाय मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज जब इनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो कारण क्या है इस बार भी डिस्ट्रॉय करने का, उनका मैक्रो यानी लार्ज साइज। तो ध्यान रखना है, जब लार्ज साइज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, और स्मॉल साइज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया को ही हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। आया हुआ क्वेश्चन है कि पर्नीशियस एनीमिया एक्चुअल में किसको बोलते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 या ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर है बिल्कुल, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अगर HCl की डेफिशिएंसी होगी तो ध्यान रखना है आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और अगर विटामिन B12 या कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपका पक्का 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब मैंने कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ठीक है। ठीक है, क्रोनिक एक्लोरहाइड्रिया, अब क्वेश्चन बड़े अच्छे से बन सकते हैं। एक्लोरहाइड्रिया समझ में आ गया, हाई जब हम बहुत ज्यादा एंटासिड लेते हैं तो अभी एक्लोरहाइड्रिया हो जाता है, ठीक है। कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्रोनिक एक्लोरहाइड्रिया हो गया मींस नॉन सिक्रेशन ऑफ HCl बाय द पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। तब क्या होगा, समझना मेरी बात, तब क्या होने वाला है। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया, अभी भी बताया मैंने कि मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, नहीं माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, तो गलत हो गया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यस ये तो मैं बता के चुका हूँ। हाइपर एसिडिटी, नहीं, ठीक है। पर्निसिस एनीमिया, नहीं, क्योंकि ये नहीं होंगे। पर्निसिस एनीमिया मैक्रोसिटिक एनीमिया को बोलते हैं, और HCl डेफिशिएंसी या क्लोरहाइड्रिया केस में कौन सा एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सपोरेशन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम बाय HCl इज प्रिवेंटेड बाय, मैंने बताया था एक्सपोरेशन का मतलब होता है वहां से हट जाना। म्यूकोसल एपिथेलियम का एक्सपोरेशन यानी HCl अगर उसको डैमेज कर देगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सपोरेशन। तो HCl से म्यूकोसल एपिथेलियम का एक्सपोरेशन से कौन प्रिवेंट करता है, मैंने अभी बताया था मेनली म्यूकस प्रिवेंट करता है। और कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो कहते हैं कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। आपकी सलाइवा जितनी निकलेगी उतना ही प्रॉपर डाइजेशन होगा। अब कैसे, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप जितना खाने को चबा चबा के खाओगे तो माउथ में सलाइवा उतना ही ज्यादा निकलेगा। और सलाइवा के अंदर होते हैं बेटा बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन आप जानते हो एक्ट एज बफर। जब ये बफर आयन हमारे स्टमक में जाते हैं तो अगर HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, समझना हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो उससे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो सलाइवा अगर आप जल्दी जल्दी खाओगे तो सलाइवा एंटर नहीं करेगा, सलाइवा एंटर नहीं करेगा तो बाइकार्बोनेट आयन एक्ट एज अ बफर, प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले के लोग बोलते थे कि खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाने चाहिए, जिससे क्या होता है छोटे छोटे कौर लेने चाहिए जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। क्योंकि हाइपर एसिडिटी और एसिडिटी किसी को अगर बहुत ज्यादा होती है तो HCl की बम्पिंग से ईसोफेगल अल्सर हो जाते हैं, जो ईसोफेगल कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस अ डेंजरस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, दो चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रिवेंट करती हैं एक्सपोरेशन ऑफ HCl से, वो क्या क्या है, एक तो म्यूकस और दूसरा बाइकार्बोनेट आयन। तो पहला वाला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये नहीं है। दूसरा म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन। तीसरा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट बाय चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, भाई ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। प्रोरेनिन, ये भी मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ओनली एक ही राइट है और ये दोनों रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये तो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। म्यूकस आपको तो ध्यान, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, इफ द, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, इफ द ऑक्जेंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड बिकम नॉन फंक्शनल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज या आर अफेक्टेड। तो अभी बताया मैंने, अगर मान लो ऑक्जेंटिक सेल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्जेंटिक सेल फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो ना तो HCl निकलेगा, समझ रहे, ना विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा। HCl नहीं निकलेगा तो आप जानते हो क्या, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएंगे, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, कभी जाइमोजन का एक्टिवेशन नहीं होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, एक्सेट्रा। और अगर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगेन एनीमिया होगा, बट इसको बोलते हैं मैक्रो या पर्निसिस एनीमिया, ठीक है। तो आप देखो, आप अगर ऑक्जेंटिक सेल काम नहीं करेंगे तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन एल्कलाइन मीडियम, भाई क्या पूछा है उसने, इफेक्टेड। क्या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा अल्कलाइन मीडियम में, नहीं होगा, इफेक्ट होगा, इफेक्ट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। भाई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ड्यूडेनम, भाई स्टार्च से तो इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट इन ड्यूडेनम एंड स्टमक, फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। अगर, हाँ ध्यान रखना, फैट का डाइजेशन ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, क्योंकि ड्यूडेनम में रिलीज क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट। एंड बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है, बाइल सॉल्ट फैट को इमल्सिफाई करते हैं, देन पैनक्रियाटिक लाइपेज उस फैट को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनसीईआरटी की लाइन है कि बाइल सॉल्ट ही पैनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, तभी ड्यूडेनम के अंदर फैट का डाइजेशन पॉसिबल है। तो यानी जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल चाहिए, तो बाइल कहाँ निकल रहा है, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम से पहले
तो फैट का डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर उसने क्वेश्चन ऐसे बनाया कि अगर हम किसी को इमल्सिफाइड फैट खिलाते हैं तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में लिंगुअल लाइपेज हमारी सलाइवा में होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, पर ये वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि इमल्सिफिकेशन नहीं होता। अगर इमल्सिफाइड फैट खिलाते हैं तो ध्यान रखना है माउथ और स्टमक में क्या हो जाएगा, डाइजेशन फैट का स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इफेक्ट किस चीज पे पड़ने वाला है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पर इफेक्ट पड़ने वाला है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 पर इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, और दोनों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन देखो, ठीक है, एंड बी ओनली, एंड बी ओनली। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फंक्शन आर एट्रीब्यूटेड टू HCl टू द, बिल्कुल सही। अब देखो, अब बात आती है कि भाई HCl का मेन फंक्शन क्या है भाई, एक्सेप्ट, ध्यान रखना है क्या पूछा, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, तो एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन करता है, यस, किलिंग ऑफ, ठीक है, इंजेस्टेड जर्म करता है, यस, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन, क्या HCl का ये वर्क है हाइड्रोलिसिस, ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क है, तो ये नहीं करता। कन्वर्टिंग फेरिक टू एब्जॉर्बेबल फेरस, यानी Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करता है, यानी किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट, तो आप बोलोगे एक्सेप्ट, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब बता दिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अगेन थर्ड हॉट टॉपिक जहां क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपसे कहा जाए तो ध्यान रखना, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, पर माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, ये हमने रिएक्शन दिखा रखी है बेटा, ये किसकी है, माउथ की। आपसे कहा जाए माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, ओनली और ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, यानी स्टार्च का होता है, और किसी का डाइजेशन होता है माउथ में ओनली स्टार्च का। माउथ की पीएच कितनी होती है, 6.8, यानी माउथ पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम आप जानते हो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, यानी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। तो माउथ में निकलने वाला एंजाइम सिर्फ माउथ की पीएच पर ही काम करेगा, वो एंजाइम स्टमक में आएगा तो काम करना बंद कर देगा, यानी सलाइवरी एमाइलेज अगर स्टमक में जाएगा तो फंक्शन नहीं करेगा, माउथ में रहेगा तो ही फंक्शन करेगा। अगर गैस्ट्रिक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में उनको माउथ यानी अल्कलाइन मीडियम में या पीएच वेरी करते हैं तो उनका भी फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेंगे। यदि ऑल एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, पीएच चेंज होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो माउथ में बेटा स्टार्च का डाइजेशन होता है, तो माउथ में सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइलिन। तो कितना परसेंट स्टार्च डाइजेस्ट होता है माउथ में, ओनली 30%। 30% स्टार्च उन लोगों के माउथ में डाइजेस्ट होता है जो प्रॉपरली फूड को च्युइंग करते हैं, क्लियर है। तो सीधी सी बात है 30% स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होता है, जो कन्वर्ट होता है माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनती है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो हो गया माउथ। तो पहले ध्यान रखना डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, माउथ में। तो माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, नहीं होगा। माउथ में न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होगा, नहीं होगा। फैट का होगा, नहीं होगा। ओनली स्टार्च का स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, ये हमने बात की है बेटा स्टमक की। पेप्सिन, अच्छा पेप्सिन स्टमक नहीं है। अच्छा अब एक बात तो ध्यान रखना, ठीक है, यहां हमने, ठीक है, इसी में समझा देते हैं, ठीक है, ये समझा देते हैं। तो ये बात थी माउथ की। अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन। इसमें टूटते हैं पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में। एक प्रोसेस कहां चल रही है, स्टमक में। स्टमक में किस पीएच पे चल रही है, तो स्टमक की पीएच अप्रोक्सीमेटली 1.8 के आसपास होती है, ठीक है। और यहाँ पर मेनली एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिन, ठीक है, और प्रोरेनिन। प्रोरेनिन मिल्क प्रोटीन पे काम करेगा और पेप्सिनोजन ये नॉर्मल प्रोटीन पे काम करेगा, यानी प्रोटीन का डाइजेशन होगा, पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में टूटेंगे, ठीक है। तो पेप्सिन जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा। इनएक्टिव फॉर्म क्या होगी, पेप्सिनोजन। और रेनिन इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, प्रोरेनिन। तो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं जो HCl की प्रेजेंस में, ध्यान रखना HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो HCl भी चाहिए यहाँ पर प्लस, ठीक है, जाइमोजन भी चाहिए। जाइमोजन एक्टिव होते हैं HCl की प्रेजेंस में, तब प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ते हैं। तो स्टमक में ध्यान रखना 1.8, यानी 1.8 पर ही काम करेंगे ये जाइमोजन एक्टिव होने के बाद। और समझ रहे ना मेरी बात, अगर पीएच चेंज कर दोगे तो यहाँ पर भी डाइजेशन इफेक्ट करेगा। अगर हम बात करते हैं ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में ये रिएक्शन दिखा रखी है हमने, ये हमने रिएक्शन दिखा रखी है बेटा, पैनक्रेटिक
जूस की, ठीक है। तो पैनकेटिक जूस की बात कर रहे हैं, तो पैनकेटिक जूस में बेटा ट्रप्स ध्यान रखना है, ट्रप्सिनोजन, काइमोट्रप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, 3 जाइमोजन होते हैं। जो एक्टिव फॉर्म क्या हो गई, ट्रप्सिन, काइमोट्रप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों करते क्या है, ये जो प्रोटीन, रिमेनिंग प्रोटीन जो स्टमक में ब्रेक नहीं हुई थी, उसको पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में तोड़ते हैं। देन पेप्टॉन और प्रोटियोसिस को फाइनली डाइपेप्टाइड प्लस अमाइनो एसिड में तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में मान लो 9 अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो डाइपेप्टाइड बनेंगे तो डाई डाई टू अमाइनो एसिड अलग होते जाएंगे, तो लास्ट में एक बचेगा ना, यानी यहाँ पर अमाइनो एसिड बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है। वैसे फाइनल अमाइनो एसिड जो बनते हैं वो डाइपेप्टाइड ए से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आगे जाकर के इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू बनते हैं। पर अगर क्वेश्चन आता है कि किस ग्लैंड का जूस, समझना, अमाइनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, पैनकेटिक जूस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ डाइपेप्टाइड बनेंगे तो आपको अमाइनो एसिड भी मिल जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है आपको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने ले दी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इन काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनकेटिक एमाइलेज। अब ध्यान रखना, फूड जब माउथ में होता है तो क्या बोलते हैं उसको, बोलस, ठीक है। जब उसको आप इंगल्फ करते हो, इंगल्फ करने के स्टमक में आता है तो क्या बोलते हैं उसको, काइम। देन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब क्या बोलते हैं इसको, काइल। ऐसा हम याद रखते हैं, बट ये गलत है। जब माउथ में सलाइवरी इंटरेक्शन होता है तब उसको बोलस बोलते हैं, सलाइवा से उसके गोले बनते हैं। जब स्टमक में एंटर करके वो एसिडिक हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, काइम। और जब इंटेस्टाइन में एंटर करता है काइम, तो इंटेस्टाइन में जो एंटर करेगा वो काइम करेगा, देन वो बाइकार्बोनेटाइन, ठीक है, और डिफरेंट, ठीक है, बफर सिस्टम के थ्रू जब वो एल्किलाइन हो जाएगा तब बोलेंगे उसको काइल। यानी ध्यान रखना है आपको कि जो पैनकेटिक जूस है वो काइम पर काम करता है, काइल पर करता है, तो आप कहना काइम पर काम करता है, काइल पर नहीं करता। पहले काइम को काइल में कन्वर्ट करता है, देन डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये पॉलीसेकेराइड। अब सुनो, अब बात चल रही है पैनकेटिक जूस की। तो पैनकेटिक जूस में प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब मैंने बताया था 30% स्टार्च हमारा माउथ में हो गया, रिमेनिंग 70% स्टार्च अगेन टूटेगा किसमें, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या थी यहाँ पर, वही माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इस डाइसेकेराइड में टूटेगा तो कौन सा एंजाइम ब्रेक करेगा, एमाइलेज। पर अब यहाँ कौन सा एमाइलेज होगा, पैनकेटिक एमाइलेज। माउथ में कौन सा एमाइलेज था, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। अब फाइनली फैट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, पैनकेटिक लाइपेज चाहिए। तो पैनकेटिक लाइपेज का काम क्या होता है, तो पहले तो फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, क्लियर है बिल्कुल, बाइल के थ्रू। जब इमल्सिफाइड हो जाता है तो फैट में एक्चुअल होते क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए लाइपेज। तो लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को, समझना, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है। इसकी बात चल रही है पैनकेटिक जूस के पैनकेटिक लाइपेज की बात चल रही है। फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होता है, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा, क्लियर है, जो हम आगे दिखने वाले हैं। ऐसे ही पैनकेटिक जूस में और क्या होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम होते हैं। तो पैनकेटिक जूस के अंदर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए होता है न्यूक्लियेज, जो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड, समझना। तो बाहर क्या निकल गया, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। भाई न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलने से बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट अलग हो गया, बचेगा न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर फॉस्फेट तो अलग हो गया बेटा, तो बचा क्या, न्यूक्लियोसाइड। एक बात क्लियर। तो ध्यान रखना है पैनकेटिक जूस इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि ये प्रोटीन को भी ब्रेक कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक कर रहा है, ये फैट को भी ब्रेक कर रहा है और ये न्यूक्लिक एसिड को भी ब्रेक कर रहा है। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंड टेरिकस, समझना। तो मैंने बताया था कि माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, फिर पैनकेटिक जूस से डाइपेप्टाइड बन जाते हैं और इंटेस्टाइनल जूस में डाइपेप्टाइडेज होता है जो इन डाइपेप्टाइड को भी ब्रेक कर देता है अमाइनो एसिड के अंदर। तो डायरेक्टली अमाइनो एसिड इंटेस्टाइनल जूस से बनते हैं, बट इनडायरेक्टली अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन पैनकेटिक जूस से स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है। अब हमने बात की थी भाई डाइसेकेराइड, भाई स्टार्च हमने माउथ में इंटेक किया तो माउथ में स्टार्च टूट गया किसमें, माल्टोज में। पैनकेटिक जूस से भी रिमेनिंग 70% स्टार्च टूट गया माल्टोज में, पर माल्टोज तो डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड का तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो डाइसेकेराइड को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम होते हैं बेटा वो कहाँ होते हैं, तो डाइसेकेराइड को ब्रेक करने वाले एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में,
माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम मिल्क इंटेक करते हैं तो मिल्क में भी एक डाइसैकेराइड होती है लैक्टोज, तो लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, याद रखना है आपको। अगर आप शुगर लेते हैं तो शुगर में क्या होती है, सुक्रोज, तो सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए सुक्रेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेज, क्योंकि सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है, आप जानते हो, ठीक है। जो किसमें टूटेगी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी ये तीनों के तीनों बेटा क्या है, मोनोसैकेराइड। और इधर हमने तीनों के तीनों लिखे हैं, ये बेटा ये कौन है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ने के लिए हमें किस जूस की रिक्वायरमेंट होती है, सक्कस एंटेरिकस। तो भाई प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्बिंग यूनिट में कन्वर्ट हो गया। भाई डाइजेशन है क्या, नॉन एब्जॉर्बेबल फूड का एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्जन, ठीक है। जो कैसी मैकेनिज्म है, आप बोलोगे ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म भी है क्योंकि एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, और ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहे हैं, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन, गट में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दो का कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आ जाओ, न्यूक्लिक एसिड। तो पैनकेटिक जूस से मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड टूट गया न्यूक्लियोसाइड में। अब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए, समझना मेरी बात, सॉरी न्यूक्लिक एसिड टूट गया, सॉरी बात करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड टूटा था बेटा, न्यूक्लिक एसिड टूटा था न्यूक्लियोटाइड में, समझना। बट अगर ये होल्ड रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड में टूट सकता है, पर सारा का सारा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में नहीं टूटेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड होंगे इनको तोड़ने के लिए चाहिए टाइडेज, तो टाइडेज न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट निकल गया। फिर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यानी कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का जो डाइजेशन होगा वो इंटेस्टाइनल जूस से होगा। यानी न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, ठीक है, स्टमक में नहीं होता, ड्यूडेनम में होता है। तो ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है मेनली, और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और शुगर और फॉस्फेट में तोड़ता है टाइडेज एंड साइडेज। क्लियर बिल्कुल। तो कंप्लीट डाइजेशन के लिए चाहिए सक्कस एंटेरिकस। अब मैंने बताया था कि लिपिड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, ड्यूडेनम से। पैनक्रियाटिक जूस ने लाइपेज ने, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने क्या काम किया था, न्यूक्लियो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा था डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड के अंदर, और इंटेस्टाइनल जूस डाई और मोनो को तोड़ेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो ये फाइनली आ गया इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ लिपिड, तो क्लियर हो गया होगा। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट, ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन गॉल ब्लैडर ऑफ मैन इज रिमूव। अब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। अगर बाइल जूस नहीं निकलेगा तो लाइपेज का एक्टिवेशन होगा, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन या डाइजेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो किस पर इफेक्ट पड़ने वाला, ध्यान रखना, फैट डाइजेशन इज, ठीक है, सीवियरली इफेक्टेड, बिल्कुल फैट डाइजेशन इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस अपॉन फूड इज डिक्रीज, इफेक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस अपॉन फूड इज डिक्रीज, बिल्कुल। अब सीधी सी बात है, समझना मेरी बात, अगर बाइल नहीं निकलेगा तो लाइपेज का एक्टिवेशन होगा, नहीं होगा। लाइपेज का एक्टिवेशन नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन होगा, नहीं होगा। मींस कहीं ना कहीं पैनक्रियाटिक जूस का इफेक्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। एसिडिटी विल कंटिन्यू इन ड्यूडेनम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना, ये मानो इसोफेगस, दिस इज अ स्टमक, और ये हमारी ड्यूडेनम। तो स्टमक से जब फूड कंटेनिंग HCl, क्योंकि फूड कंटेनिंग HCl भी है, जब ड्यूडेनम में एंटर करता है तो हमारे ड्यूडेनम का मीडियम भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो ड्यूडेनम का मीडियम जो एसिडिक हो रहा है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एक तो बाइल में ढेर सारे बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो इस HCl पर वर्क करके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और एक पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी मैं बात करूं अगर पैनक्रियास के अंदर भी, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में भी बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एक तरीके से अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाएगी तो मेन रोल तो बाइल का ही है, तो ड्यूडेनम में HCl का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी क्या ऑप्शन आने वाला है इसका, ऑल ऑफ दीज। यानी फैट के डाइजेशन पर भी सीवियरली इफेक्ट होगा, ठीक है। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके एंजाइम भी प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, यानी प्रॉपर फूड का डाइजेशन नहीं होगा, और हमारी जो ड्यूडेनम है उसकी एसिडिटी भी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी। एकदम कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब समझना,
वापस वहीं आ गए, लार्ज एंड फ्रेजाइल आरबीसी विद लेस हीमोग्लोबिन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, लेस हीमोग्लोबिन मतलब माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है। लार्ज एंड फ्रेजाइल आरबीसी, भाई आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हुआ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, और जब मैच्योरेशन नहीं होगा तो नो डाउट हीमोग्लोबिन की भी कमी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा, क्या है करेक्ट ऑप्शन पूछे हैं, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, विटामिन प्रोड्यूस बाय सिम्बायोटिक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर बी एंड के, बिल्कुल सही है, विटामिन बी बन जाती है स्मॉल अमाउंट में, और के का भी फॉर्मेशन होता है गट बैक्टीरिया के थ्रू, इज आल्सो राइट। नेक्स्ट, विजडम टीथ इन ह्यूमन इज थर्ड मोलर एंड आर 2 इन नंबर। अब कंफ्यूजन मत लाना, ये बिल्कुल बात सही कह रहा है, आधी बात तो सही कह रहा है। जो विजडम टीथ होता है इसको हम अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं, जो वेस्टिजियल होता है ये थर्ड मोलर होता है, पर थर्ड मोलर कितने होते हैं बेटा, अपर हाफ में 2 और लोअर हाफ में 2, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए 4, तो यहाँ 2 बोल रहा है इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, अ लुब्रिकेंट म्यूसिन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यस, जो हमारी सलाइवा के अंदर म्यूकस लाइक लिक्विड फॉर्म में म्यूसिन होती है वो एक्चुअल में है क्या, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज आल्सो राइट। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, तो बेटा तीनों सही है, तो ऑप्शन देख लो आप, ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी, एनी डाउट? नेक्स्ट, इफ वी टेक फूड रिच इन लाइम जूस, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया है। अगर आपने एक ऐसा फूड लिया जिसमें लाइम जूस बहुत ज्यादा है, ठीक है, सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है, तो माउथ की पीएच कितनी होती है 6.8। अगर आपने लाइम जूस कंटेनिंग फूड लिया तो आपके माउथ की पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और माउथ की पीएच कम होने से सलाइवरी एमाइलेज यानी टाइलिन, समझना, क्या प्रॉपर वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैंने बताया था ऑल एंजाइम, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम 2 प्रॉपर्टी होती हैं, हाइड्रोलेज होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, तो पीएच चेंज होते ही इनकी एफिशिएंसी घट जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है, एक्शन ऑफ टाइलिन इन स्टार्च इज इंक्रीज, एक्शन ऑफ टाइलिन ऑन स्टार्च इज रिड्यूस, यस, टाइलिन का एक्शन स्टार्च पर कम हो जाएगा, एक्शन ऑफ टाइलिन ऑन स्टार्च इज अनअफेक्टेड, टाइलिन डज नॉट एक्ट ओवर द स्टार्च। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपने लाइम जूस कंटेनिंग फूड लिया तो टाइलिन का एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ द पीएच ऑफ ड्यूडेनम डिक्रीज बिलो 6 देन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम समझना कोशिश करना, द स्टमक और ये होगी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की नॉर्मल पीएच कितनी होती है 7.8, ठीक है, जिस पर डाइजेशन होता है, क्लियर है। और आप जानते हो जब स्टमक से एसिडिक फूड एंटर करता है तो यहाँ पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझना, तो पीएच कम हो जाएगी, यानी मान लो बिलो 6 हो गई, ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है, HCl की वजह से पीएच क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, जैसे HCl एंटर करेगा तो तुरंत ही यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तो बाइल की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस की रिक्वायरमेंट होगी, पैनक्रियाटिक एल्कलाइन फ्लूइड। तो बाइल को रिलीज करने के लिए समझना जो एंजाइम होता है वो तो होता है CCK, और पैनक्रियाटिक जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, पैनक्रियाटिक एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करने के लिए जो एंजाइम होता है वो सिक्रेटिन होता है। तो एक्चुअल में जब पीएच कम होती है तो CCK और सिक्रेटिन का सिक्रेशन होता है, पर पूछ क्या रहा है, स्टॉप, समझना, 6 से कम पीएच होगी तो CCK और सिक्रेटिन का सिक्रेशन कंटिन्यू होगा, पर जब एल्कलाइन हो जाएगा, समझना, तब जाकर के एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट होता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, देन ट्रिप्सिन मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। तो अगर पीएच कम होगी तो एंटेरोकाइनेज का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्रेटिन और CCK का सिक्रेशन होगा, गैस्ट्रिन का यहाँ रोल नहीं है, एंटेरोकाइनेज का सिक्रेशन रुक जाएगा। चूज द इनकरेक्ट मैच, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, लिपिड का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, पॉलीसैकेराइड का भी होता है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट है। इसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यस। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ऑफ अनडाइजेस्टेड शुगर, फैट, अमाइनो एसिड, ना,
गलत हो गया बेटा। ध्यान रखना है मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि सम वाटर, सम ड्रग्स एंड सर्टेन आप आइंस या मिनरल्स बोल सकते हो जो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। स्टमक मैकेनिकल एंड सम केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यस मैकेनिकल क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, केमिकल क्योंकि एंजाइमेटिकल रिएक्शन होते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट थर्ड हो गया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है, करेक्ट में आ जाओ। एंटेरोकाइनेज डज नॉट एक्ट अपॉन द एनी सबस्ट्रेट टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पैनक्रेटिक जूस से इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस की अगर बात करते हैं तो एक लौता प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एंटेरोकाइनेज। ये ओनली और ओनली ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, खुद डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ब्रेक डाउन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट तो यही हो गया। आगे और भी देखते हैं। अच्छा, और भी ऑप्शन दे रखे हैं। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई इनहिबिट ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल सही। हमारी डाइट में विटामिन ई होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हमारी एजिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा खाना खाते हैं, अगर हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो हमारे बॉडी में क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म को इंक्रीज कर देंगे। और एजिंग का मेन पर्पस जो कॉज है, सॉरी, वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन से बचना है यानी आपको एंटी एजिंग लेने पड़ेंगे। एंटी एजिंग का मतलब है आपको एंटीऑक्सीडेंट आपकी डाइट में इंक्रीज करने होंगे, ठीक है। तो अगर आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है और यंग रहना है तो आपकी डाइट में क्या होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए। तो विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, तो बिल्कुल बहुत सही, करेक्ट है ये वाला भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैट एंड सेलुलोज रीच द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, बिल्कुल सही। देखो फैट का तो मैं बता ही चुका हूं आपको, स्टमक तक तो अनडाइजेस्टेड रहता है, एमल्सिफाइड अगर है तो अलग बात है, स्टमक तक ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है। और सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम किसी भी एनिमल की गट में रिलीज नहीं होते। आप कहोगे नहीं सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि सर ढेर सारे हर्बीवोर्स होते हैं वो तो करते हैं, पर जो हर्बीवोर्स होते हैं बेटा उनकी गट में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो ऐसा एंजाइम चाहिए, क्योंकि सेलुलोज में होता है बीटा लिंकेज, और बीटा लिंकेज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम होता है वो किसी भी एनिमल की गट में नहीं होता। तो वो एनिमल जो अपनी गट में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होल्ड करते हैं तो वही सेलुलोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम रिलीज कर पाते हैं, मतलब वो एनिमल नहीं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो तभी तो कहते हैं कि जो एनिमल जैसे रूमिनेंट्स हैं जिनके रूमिंग स्टमक होता है, ठीक है, उनके स्टमक में क्या होते हैं, ढेर सारे मिथेनोजेंस होते हैं, या कह सकते हो कि बीटा लिंकेज को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीटा लिंकेज को ब्रेक करें। तो ये क्लियर हो गया। फैट एंड सेलुलोज रीच स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, अनडाइजेस्टेड रहता है। नेक्स्ट, अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन आवर माउथ, गलत, ओनली 30%, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखो ए बी सी आर करेक्ट। क्या पूछा, करेक्ट, तो पहला ही हो गया ए बी सी आर करेक्ट। एनी डाउट? थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि 30% स्टार्च का ही डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। आगे मैच द, ठीक है, कुछ आप समझना मेरी बात। अब मैं लाइपेज की बात करता हूं तो लाइपेज का काम किस पर होता है, फैट पर होता है। न्यूक्लियस का काम किस पर होता है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस आर टू टाइप, डीएनएज, आरएनएज। डीएनए को तोड़ना है डीएनएज, आरएनए को ब्रेक करना है आरएनएज। और जबकि इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, कंफ्यूज मत होना। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और इनको तोड़ने का काम करता है। डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेगा। कोई डाउट? Read the following statement, समझना। The hepatic cells are present in the form of clot in liver, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना। हमारे लिवर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लोब्यूल, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो सेंटर में क्या होती है, हेपेटिक वेन, सेंटर में क्या होती है, हेपेटिक वेन, और इसके हर कोने पर एक होता है पोर्टल ट्राइट, पोर्टल ट्राइट। इस पोर्टल ट्राइट में 3 डक्ट होते हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। एक तो होती है हेपेटिक आर्टरी, एक होती है बाइल डक्ट, और एक होती है हेपेटिक
पोर्टल, वेग, ये तीन होते हैं, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं यहां से यहां तक कनेक्ट करने के लिए यहां पर होते हैं छोटे छोटे सेल, इनको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। तो ये हेपेटोसाइट एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड। द हेपेटिक कॉर्ड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, सॉरी, हेपेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स इन लिवर, एकदम करेक्ट। अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, ईसोफेगस ओपन इनटू, अब समझना मेरी बात, अगर मैं स्टमक की बात करता हूं तो स्टमक में करेक्शन भी हुआ था, आप जानते हो ये वाला पार्ट जहां ईसोफेगस अटैच होती है इसको तो बोलते हैं कार्डियक, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडिक, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। एफ है बेटा फंडिक, ठीक है। ये जहां ईसोफेगस जोड़ रही है वो कार्डियक, ऊपर वाला पार्ट फंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक, और बचा हुआ पार्ट को आप बॉडी बोल सकते हो। तो ये चार पार्ट होते हैं स्टमक में, ठीक है। ईसोफेगस जहां कनेक्ट हो रही है कार्डियक वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर उठा हुआ पार्ट फंडस या फंडिक, और बचा हुआ रिमेनिंग बॉडी, और लास्ट में जो ड्यूडेनम जहां कनेक्टेड है, तो ध्यान रखना है आपको, ईसोफेगस जो कनेक्टेड होती है, क्वेश्चन आता है वो तो कनेक्टेड होती है, ईसोफेगस जो कनेक्टेड होती है वो कार्डियक से होती है, और ड्यूडेनम जो कनेक्टेड होती है वो पाइलोरिक से होती है। ध्यान रखना ड्यूडेनम का कनेक्शन पाइलोरिक से और ईसोफेगस का कनेक्शन कार्डियक से होता है। तो ईसोफेगस ओपन इनटू द फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक, गलत हो गया। सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी बट सीक्रेट सलाइवा सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल। सलाइवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी में तो है नहीं बेटा, बक्कल कैविटी का आउटसाइड है ना भाई, बिलो ईयर, ठीक है, बिलो टंग, नीचे बकल कैविटी के बाहर हो गया, ठीक है, अपने लोअर जॉ के कनेक्शन पर है, ठीक है, बट इनकी डक कहां ओपन करती है, हमारी बकल कैविटी में, तो बिल्कुल राइट। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अगर इन लार्ज इंटेस्टाइन, अभी भी बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, एब्जॉर्प्शन भी सिर्फ वाटर, सम ड्रग एंड सर्टेन आइंस का होता है, ठीक है। तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव, बिल्कुल राइट। तो कितने ऑप्शन राइट है इसके अंदर, 3। रॉन्ग ऑप्शन क्या है, तो पूछा क्या है उन्होंने, कौन सा, ठीक है, ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स में आपके क्लियर है। एनसीईआरटी का अगेन डायग्राम, ठीक है, आप जानते हो, समझने की कोशिश करना कि ये तो हो गई जो डक्ट ऊपर लिवर से आ रही है, वो कौन सी डक्ट हो गई बेटा, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट। ये हेपेटिक डक्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट ये मिलती है किसके साथ, ये इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉलब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। जाना सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के मिलने से बनती है पाइल डक्ट, समझना मेरी बात। और यहां से बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से जो बन रही है उसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो डक्ट पर क्वेश्चन बनता है, तो डायग्राम में मैंने क्लियर कर दिया कि बेटा जो लिवर से निकल रही है हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट, और इधर से गॉल ब्लैडर से जो आ रही है बाइल सिस्टिक डक्ट। समझना सिस्टिक डक्ट और लेफ्ट एंड राइट से निकलने वाली हेपेटिक डक्ट के मिलने से जो कॉमन डक्ट बनती है उसको बोलते हैं क्या, बाइल डक्ट, डक्टस कोलिडोकस भी बोलते हैं। और बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से जो बन रही है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो ओपन किसमें करती है, ड्यूडेनम में। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई डाउट है नहीं। आप जानते हो जो सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है, ये रिलीज करती है बाइल, बाइल डक्ट भी बाइल ही पास हो रहा है, पास होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस पास होंगे, और हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होगी वो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर है, तो अब आ जाओ, ठीक है। गिविंग बिलो इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, समझा दिया मैंने, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास तीनों का मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द डक्ट लेवल ए एंड बी इज ब्लॉक, मान लो ये ए डक्ट ब्लॉक कर देते हैं, ये सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, और बी मान लो ये बी वाला यानी पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर दिया, किस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड। हाँ अंडरलाइन करो, क्या पूछ रहा है वो, नॉट इफेक्टेड, किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब समझना, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल एंड सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, भाई बाइल का कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं पाएगा, बाइल कंसंट्रेट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। जब ये डक्ट ब्लॉक हो जाएगी तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल एंटर ही नहीं करेगा। क्लियर है बिल्कुल, तो नॉट इफेक्टेड पूछ रहा है, पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल पे पड़ेगा, सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस पे ही पड़ेगा। सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस एंड सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, भाई इंसुलिन तो
कहाँ बनता है, सेल में बनता है, और डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट तो करता नहीं है क्योंकि हार्मोन है, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। और सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस तो सेल के अंदर बन रहा है, सिंथेसिस पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे देखो, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस एंड रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस एंड रिलीज ऑफ, भाई कंसंट्रेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, रिलीज ऑफ ट्रिप्सिनोजन इस पर भी पड़ेगा। तो ओनली एक ही चीज है जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस एंड सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं समझना, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए न्यूरल सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होता है और हार्मोनल सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने बताया था गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए, भाई गैस्ट्रिन हार्मोन चाहिए, पैंक्रियाटिक जूस के लिए भाई सीसी के पीजेड चाहिए, बाइल के लिए डीसीसी के पीजेड चाहिए, सिक्रेटिन भी चाहिए, समझ रहे हो, ये सारे हार्मोन तो चाहिए ही चाहिए, और न्यूरल सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने डायग्राम में समझाया भी था कि हमारी सबसे पहले होती है म्यूकोसा, म्यूकोसा के पीछे होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में न्यूरॉन के पैचेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिशनर प्लक्सेस। और सब म्यूकोसा के पीछे होती हैं सर्कुलर मसल्स, और सर्कुलर मसल्स के पीछे होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, समझना मेरी बात। और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में भी न्यूरॉन के कुछ प्लक्सेस होते हैं, इनको बोलते हैं मायोएंट्रिक प्लक्सेस या ऑरबैक प्लक्सेस। मायोएंट्रिक प्लक्सेस समझना, ये न्यूरॉन के पैचेस हैं, यानी नेटवर्क लाइक, समझना मेरी बात। तो एक्चुअल में हमारे ब्रेन सीएनएस, मान लो सीएनएस, सीएनएस से निकलता है एएनएस, और एएनएस में दो होते हैं, क्या क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दोनों से जुड़ा हुआ है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इन दोनों से जुड़ा हुआ है। आप जानते हो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब वर्क करता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, और पैरासिम्पैथेटिक ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक काम करता है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एक्टिवेट करता है, समझना, और मेसनर प्लक्सेस के थ्रू एक गट के सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। पर जबकि कोई इमरजेंसी होती है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी आपके गट के सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। क्लियर है बिल्कुल, यानी ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इनहिबिट करेगा और ये एक्टिवेट करेगा। तभी तो कहते हैं खाना खाने के बाद कभी टेंशन नहीं करनी चाहिए, कोई वर्कआउट नहीं करना चाहिए। जब भी आप टेंशन एंजाइटी के शिकार होते हो या कोई स्पाइसी फूड खा लेते हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके गट मूवमेंट और सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, यानी आपकी फूड में स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पाइसी फूड भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आपको टेंशन भी नहीं लेनी है खाना खाने के बाद, रिलैक्स होना है जिससे कि आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो और आपके गट कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रेशन प्रॉपर हो। यानी खाना खाने के बाद अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करना है तो ध्यान रखना कि स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, एंजाइटी के शिकार नहीं होने चाहिए। अगर आप कहीं एंजाइटी के शिकार हो, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हो, स्पाइसी फूड खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनडाइजेशन के शिकार हो जाओगे, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो रेगुलेशन हार्मोनल भी है और न्यूरल भी है। अब इस पे भी हम बात करते हैं, व्हाट विल हैपन्स इफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज डैमेज। कौन सी बात कर रहा है वो, पैरा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन क्या करती है, एक्टिवेट करती है, तो सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस डिक्रीज होगा। सही सीधी सी बात है, पैरासिम्पैथेटिक अगर काम नहीं करेगा तो एक्टिवेट होगा नहीं, डिक्रीज होगा, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता। सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इंक्रीज, समझना मेरी बात, कोई भी चीज इंक्रीज नहीं होगी, समझना कि पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, इंक्रीज करना, और पैरा नहीं है तो वो इंक्रीज तो नहीं होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये भी इंक्रीज नहीं होगा, ओनली क्या होगा, डिक्रीज होगा। सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको इंक्रीज करने वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो गया, इसकी सप्लाई क्या कर दी आपने, कट कर दी। तो एक बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक सिक्रेशन आर इनहिबिटेड बाय, वो कौन कौन से सिस्टम है जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, समझना मेरी बात। तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज,
सिंपैथेटिक क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, आप जानते हो पैरा स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करेगा, एसिटाइलकोलिन तो एक्टिवेट करेगा, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम ही है, इनहिबिट करेगा। सिक्रेटिन, ध्यान रखना सिक्रेटिन के दो फंक्शन होते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को सप्रेस करता है पहला, एचसीएल के सिक्रेशन को भी सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है, बट ये बाइल के सिक्रेशन को और पैनक्रियाटिक अल्कलाइन फ्लूइड के सिक्रेशन को एक्टिवेट करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इनहिबिशन की अगर बात आती है तो इनहिबिशन में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये एक्टिवेशन काम करेगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है, ACD। एनी डाउट बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन, कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एनसीईआरटी का डायग्राम है, समझना है। तो ये फिंगर लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई के अंदर जो आपको दिख रहा है अंदर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं लैक्टेल्स। लैक्टेल्स एक तरीके से क्या है बेटा, ये लिम्फ कैपिलरी है, और इनके चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरी होते हैं। अब समझना, ब्लड कैपिलरी समझ आ रहे हो, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी के अराउंड होते हैं, आर्टरी समझ आ रहा है, वेन समझ आ रहा है, और एक क्रफ्ट, क्रफ्ट का मतलब क्या है, क्रफ्ट ऑफ लिवर कून, इनको बोलते हैं ग्रूव्स, दरारें। हमारी विलाई में जो डीप में जो ग्रूव्स होते हैं उनमें सेल्स होते हैं जो ग्लैंड्स का काम करते हैं, लाइक अ क्रफ्ट ऑफ लिवर कून, ठीक है। जो ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ रहे हैं उनको हम विलाई बोलते हैं, जिनमें लैक्टेल्स और ब्लड कैपिलरी होते हैं, लैक्टेल्स के अराउंड ब्लड कैपिलरी, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। अब समझना मेरी बात, डायग्राम समझ में आ रहा होगा, जितना भी आप वाटर सॉल्युबल, समझना पहले फैट सॉल्युबल की बात करते हैं, फैट सॉल्युबल फूड या, ठीक है, विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन आप जानते हो ADEK, ADEK, ये सारी विटामिन कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, ये लिम्फ कैपिलरी में एब्जॉर्ब होती हैं, और लिम्फ कैपिलरी कहाँ जाती है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करती है। और जितनी भी अगर हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल फूड, वाटर सॉल्युबल फूड या वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, B एंड C, तो ये कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं, ये ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं, और यहां से कहां बनते हैं, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनाते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, ये डायग्राम क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, उसमें लैक्टेल्स, जिसके अराउंड कौन लगे हुए हैं, ब्लड वेसल्स, क्लियर हो गया होगा। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स में वाटर सॉल्युबल फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और लैक्टेल्स यानी लिम्फ कैपिलरी के अंदर वाटर सॉल्युबल फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ब्लड वेसल्स फाइनली कलेक्टेड होकर के, ठीक है, कहाँ एंटर करते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर, जो लिवर में फूड को लेके जाएगा, और जो लिम्फ कैपिलरी है, ठीक है, वो लिम्फ वेसल्स बनाएंगे, देन सारे लिम्फ वेसल्स लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, और लिम्फ फाइनली ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम का। अब देखो एग्जांपल ऑफ एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब देखो एक तो ये एब्जॉर्प्शन आ गया, और जब कोई चीज एब्जॉर्ब होती है, फूड का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो पता होना चाहिए कि एक्टिव मोड है, पैसिव मोड है, पैसिव में फैसिलिटेटेड है, ठीक है, या डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, या ऑस्मोसिस हो रहा है, ये समझने का कंसेप्ट, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ एक्टिव मोड, अब बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है ओनली एक्टिव मोड की, एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस इन इंटेस्टाइन। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव मोड में क्या क्या होता है, ठीक है। अगर मैं एक्टिव मोड की बात करता हूँ, एक्टिव मोड की बात करता हूँ, ठीक है, तो एक्टिव मोड के अंदर ग्लूकोज, शुगर में बात करते हैं, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव मोड में होता है, और अमाइनो एसिड का भी एब्जॉर्प्शन एक्टिव मोड में होता है। एक बात क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं फैसिलिटेटेड टाइप ऑफ पैसिव मोड है, ठीक है, ये भी एक तरीके से कैसा है, पैसिव मोड है। एक फैसिलिटेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, यानी खास टाइप की प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं किसी भी चीज के लिए, स्पेशली ये किसके लिए होता है, फ्रक्टोज के लिए। तो फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड होता है बेटा, ठीक है। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है, पर फैसिलिटेटेड इसके संग संग अमाइनो एसिड का भी होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, वो फैसिलिटेटेड भी होता है, ध्यान रखना है आपको। ग्लूकोज का और अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट तीनों तरीके से होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का ये स्पेसिफिक है, फ्रक्टोज का स्पेसिफिकली फैसिलिटेटेड होगा, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, एक्टिव में भी दो होते हैं, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव, समझना मेरी बात। अब बात करता हूं मैं सेकेंडरी एक्टिव। तो सेकेंडरी एक्टिव की बात करते हैं तो हम बात करेंगे गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो सेकेंडरी एक्टिव है, समझ रहे हो ना मेरी बात। गैलेक्टोज का सेकेंडरी एक्टिव है, फ्रक्टोज का कैसा हो गया, फैसिलिटेटेड हो गया। ग्लूकोज का प्राइमरी एक्टिव है, मतलब ग्लूकोज का अमाइनो एसिड का और ग्लूकोज का अमाइनो एसिड का तीनों तरीके से होगा। फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड होगा, क्लियर है बिल्कुल। और गैलेक्टोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बात आती है, ध्यान रखना, ये तो हो गया अमाइनो एसिड का। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं, फिर अगेन ग्लूकोज का भी सिंपल डिफ्यूजन होता है, समझना मेरी बात। और अमाइनो एसिड भी सिंपल डिफ्यूजन शो करते हैं, यानी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट है वो तीनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, और फैसिलिटेटेड भी हो सकता है, और सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ जाओ, यहाँ पूछ रहा है एक्टिव मोड, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड। तो फ्रक्टोज का मैंने क्या बताया, फैसिलिटेटेड है, तो गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का तो एक्टिव होता ही नहीं है, वाटर का हमेशा कैसा होगा, ऑस्मोसिस, वाटर ऑस्मोसिस। और अगर मैं आयंस की बात करता हूं, मेरी बात समझना, आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं ऑलवेज एक्टिव, और जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं लाइक क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ऑलवेज पैसिव, ऑलवेज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैंसिल हो गया ये भी, ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम और कैल्शियम। कैल्शियम पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने बताया कि ग्लूकोज का भी तीनों तरीके से होता है बेटा, अमाइनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट तीनों तरीके से होगा, और पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट एक्टिव होगा, यानी अमाइनो एसिड एक्टिव, ये भी एक्टिव और ये भी एक्टिव, जो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट, फैटी एसिड टोटली सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि जिस मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होना है वो भी बाइलिपिड है, और फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन। तो क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि अगर मैं शुगर की बात करता हूं तो फ्रक्टोज का ध्यान रखना है आपको स्पेशली, ठीक है, फैसिलिटेटेड टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, उसकी हेल्प से होता है, ठीक है। ग्लूकोज का एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, समझ रहे हो ना, और फैसिलिटेटेड भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैलेक्टोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और अगर हम अमाइनो एसिड और शुगर के अलावा फैटी एसिड की बात करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन होगा, वाटर ओनली ऑस्मोसिस होगा। और आयंस की बात करते हैं तो ऑल पॉजिटिव आयन एक्टिव, ऑल नेगेटिव आयन पैसिव। अब ये देखो, इस साल एनसीईआरटी में पीछे दे रखा था, उन्होंने आगे कर दिया है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, समझना पड़ेगा। दो तरीके की, ठीक है, कैलोरिक वैल्यू होती है, एक ग्रॉस वैल्यू होती है, ठीक है, और एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। ग्रॉस वैल्यू मतलब जो टेस्ट ट्यूब में एकदम एग्जैक्ट आती है, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होती है बेटा वो बॉडी में होती है, वो अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की 4 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम। और अगर हम बात करते हैं फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट की जो ग्रॉस होती है वो एग्जैक्ट आएगी, तो कार्बोहाइड्रेट की होती है 4.1, प्रोटीन की होती है 5.65, और फैट की होती है रिस्पेक्टिवली पूछा है तो ये फर्स्ट ही हो जाएगा, एनी डाउट। तो ग्रॉस वैल्यू भी ध्यान रखनी है, तो मैंने एक क्वेश्चन ग्रॉस वैल्यू पे रखा है और एक क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जो बॉडी के अंदर क्रिएट होगी। तो समझना मेरी बात, मैंने बताया था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो बताया था मैंने 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के केस में भी सेम यही होगा। अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट के केस में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट केस में इक्वल होगी, और इसके केस में चेंज हो जाएगी, पर ग्राम की बात चल रही है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है कि राम टेक अ मील विच कंटेन 20 ग्राम शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात चल रही है, तो 20 into 4, समझ गए होगे।
10 ग्राम एल्बुमिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी समझ में हो गए, ठीक है, कितनी है 10 ग्राम प्रोटीन है तो 10 इंटू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। एंड फैट कितना है बेटा 20 ग्राम फैट है तो पर ग्राम कितना था 9। आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली बैठेगा, एग्जैक्ट बैठेगा 300 किलो कैलोरी, ठीक है, जो उसकी जिसने एनर्जी कंज्यूम की वो 300 किलो कैलोरी कंज्यूम की। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़ा डेटा चेंज कर देंगे तो सिंपल है, आपको फिजियोलॉजिकल वैल्यू ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की इक्वल होती है, फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, तो कितने ग्राम उसने क्या इनटेक किया है उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। डिसऑर्डर, तो एक बात तो ध्यान रखनी है बेटा, एनसीईआरटी में लास्ट जो पैरा है उसमें कुछ प्रोटोजोन डिसऑर्डर का जिक्र किया है, ठीक है, वो एक बार अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हेल्मिंथीज, ठीक है, हेल्मिंथिक डिसऑर्डर, उन पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं बना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं जैसे इफ द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड इट लीड टू फीलिंग ऑफ फुलनेस कॉल्ड इंडाइजेशन। आप जानते हो किस कॉज ऑफ इंडाइजेशन, मैंने बताया था कि इंडाइजेशन के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे इनएडिक्यूट एंजाइम सिक्रेशन, जैसे हम एज बढ़ती जाती है हमारी, बुढ़ापा आता है तो उसमें प्रॉपर एंजाइमेटिकल सिक्रेशन नहीं होता तो भी इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उनको समझ रहे हो ना, डिफरेंट टैबलेट देके फूड को डाइजेस्ट कराया जाता है। मैंने बोला भी था एंजाइटी, अगर आप एंजाइटी के शिकार हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, तो एंजाइटी के केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी गट के सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा, अगेन इंडाइजेशन के शिकार हो जाएंगे। फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, अगर ऐसा भी करते हैं तो प्रॉपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करेगा, इनहिबिट हो जाएगा और आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी यहाँ आप बताने वाले ऑल ऑफ दीज। अगला, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीआईटी, समझना, तो जो हम जीआईटी की बात करते हैं तो वॉमिट क्या है समझना, वॉमिटिंग क्या है, इट इज अ रिफ्लेक्स विच कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसके अलावा बॉडी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वॉमिटिंग इज अ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स जिसमें स्टमक से अपोजिट डायरेक्शन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं और फूड कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो क्लियर है आपको, तो हाइपोथैलेमस यहाँ के अंदर रखा, वॉमिट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय वॉमिट सेंटर इन हाइपोथैलेमस, रॉन्ग, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अगला पूछा है उन्होंने, करेक्ट पूछा है, इन इंडाइजेशन, ठीक है, देयर इज एबनॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट, इंडाइजेशन में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायरिया के केस में होती है, तो यही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू हेमोरॉइड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर किसी को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो रखी है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है फीकल मैटर रिटेन इन कोलॉन या रेक्टम, वही रिटेन रहता है, वो आगे मूव नहीं कर रहा, तो ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाता है तो प्रेशर से उसको रिलीज कराना होता है, जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो रेक्टम में जो वेन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और रेक्टल वेन का इनलार्जमेंट होने से जब फीकल मैटर वहां से क्रॉस करता है तो क्या हो जाता है, वेन रप्चर हो जाते हैं, तो फीकल मैटर विद ब्लड, इसको बोलते हैं हेमोरॉइड, ठीक है। तो वो अगर किसी को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन लीड करता है हेमोरॉइड को, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ये भी क्लियर है आपको। पर्गेटिव कैन ट्रीट डायरिया, अब पहले पता होना चाहिए पर्गेटिव्स क्या होते हैं। डिस्कवरी अगर देखते हो आप तो डिस्कवरी में मैन वर्सेस वाइल्ड में बताते हैं कि अगर आप कभी भी, ठीक है, सी में फंस जाओ और पानी ना मिले तो आप सी वाटर को इनटेक मत करना, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम आयन बहुत होते हैं और मैग्नीशियम आयन ध्यान रखना है हमारी बाइवेलेंटाइन में जो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होते। तो अगर आपने पर्गेटिव्स, इस तरीके से सॉल्यूशन होते हैं जो मोशन कराने के लिए दिए जाते हैं, समझना, तो किसी को मोशन कराना है या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है या मोशन नहीं हो रहे तो हम एक सॉल्यूशन, हिंदी में इसको जुलाब बोलते हैं, इन सॉल्यूशन को इनटेक करा देते हैं, या एनीमा की फॉर्म में भी आता है, उसमें भी एक लिक्विड होता है, उसमें भी मैग्नीशियम आयन। तो पर्गेटिव होते क्या है बेटा, एक लिक्विड होते हैं जिसमें कौन से आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग लिक्विड होते हैं, जो कि एक तरीके से क्या काम करते हैं, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैन ट्रीट डायरिया, उल्टा डायरिया की ट्रीट में यूज नहीं करेंगे, ये तो इनको लेने से तो डायरिया जैसा सिम्टम हो जाएगा, यानी एक तरीके से लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज हो जाएगा, तो समझ गए होगे। तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट यहाँ पर एक ही आएगा,
प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू हेमोरॉइड। ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एबनॉर्मल, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप पढ़ते हो नहीं समझ में आती। अगर पूछेगा एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट, तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डायरिया के लिए। और यही वो चेंज कर दे, क्या कर दे? डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि थोड़ा सा हुआ बबल मूवमेंट फिर रुक गया, हुआ फिर रुक गया, यानी मोशन लग रहे हैं कि आने वाले बट आ नहीं रहे। तो ऐसा किसके केस में होता है? कॉन्स्टिपेशन। तो ध्यान रखना है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट किसके केस में देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन। और अगर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट किसके केस में देखने को मिलेगा? डायरिया। और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट तो आप बोलोगे कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ आप किसके केस में बताने वाले हो? डायरिया। जरा सा अंतर है, इसी को ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायरिया और डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी तो कॉन्स्टिपेशन। थैंक यू बेटा। हैव अ ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड बी अ विनर। तो नीट 2020 पास में है, तो बस मैं यही बोलूंगा सबसे कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि आप 100% क्रैकर हो। नीट 2020 क्रैक करने वाले हो। अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम करेगा और बॉडी उसी हिसाब से काम करेगी, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। बस कॉन्फिडेंस का सारा खेल है कि कॉन्फिडेंस को मेंटेन करो तो 100% आप विनर होगे और 100% नीट 2020 क्रैकर होगे। थैंक यू। लेट्स क्रैक नीट यूज माई कोड। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो MD001 इस कोड को यूज करना, 10% आपको डिस्काउंट। थैंक यू बेटा।